बस 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, पार्टिसिपेंट जुड़ना है, नीचे आ रहे हैं। मिट्टी स्टार्ट कर लें। Okay. Okay. Good afternoon, sir, to all the participants and the panelists. Very good afternoon. This is our 5th webinar, VCM, and today is our topic is practical aspects of SME funding. Our panelists are Shri Prabhat Kumar ji, Chief Manager, SBI Commercial, Shri Rajendra Singh ji, DGM and Circle Head of PNB, CA Himanshu ji, CA Ujjwal sir, and CA Vijay Bansal ji, which is Chairman of the branch, and Anuj Kumar ji, who is the Deputy Commissioner, DIC. I welcome all of the panelists and participants of this meeting. I hand over the meeting proceedings to Shri Vijay Bansal ji to address the meeting. Thank you. Vijay Bansal ji. Thank you, Amit ji. Thank you. A very good afternoon to all of you. I am again honored to address your branch in the presence of respected members for today's webinar hosted by your Moradabad branch. First of all, I welcome on behalf of Moradabad branch our dignitaries of the dais, today's speakers, Mr. Prabhat Kumar ji, Chief Manager, SBI Retail and MSME Funding. I welcome you. Prabhat ji, namaskar. Thank you, sir. Thank you. Rajendra Singh ji, DGM, Punjab National Bank Circle Office, Moradabad. उनकी अभी एक मीटिंग कंटिन्यू चल रही है, वो हमको लेटर और सुन वो हमको ज्वाइन कर लेंगे. And our third panelist, Mr. Anuj Kumar, Deputy Commissioner of Industries, हरतला में जो इंडस्ट्री ऑफिस है, आज उनके सबसे बड़े जो अधिकारी हैं हमारे डीसी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. थोड़ा सा टाइम जा रहा है. सीए हिमांशु मेहरा, हमारे सबके प्रिय और चॉकलेटी हीरो कह सकते हैं, हिमांशु मेहरा जी नमस्कार. हमारे यंगर ब्रदर उज्जवल गुप्ता, सीए उज्जवल गुप्ता जी, आज वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. नमस्कार उज्जवल जी. Thank you. अनुज जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है शायद. अनुज कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज, वेलकम सर ऑन बिहाफ ऑफ मुरादाबाद ब्रांच. थैंक यू वेरी मच सर. जी वेलकम. जैसा कि अमित जी ने कहा कि हमारी कंटिन्यूस वीसीएम चल रही है, मुरादाबाद ब्रांच के सब मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और
अच्छी थैंक यू। तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। शरद जी, हमारे अनुज जी का जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। वो हिमांशु मेहरा जी की आईडी से जुड़े हैं, तो वो नाम चेंज कर सकते हैं, वैसे अपने आप भी कर सकते हैं। शरद जी, अगर आप कर सके तो उनका नाम चेंज कर दीजिएगा, मिस्टर अनुज कुमार। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे सीए मनु मेहरोत्रा जी किसी कारणवश जुड़ तो पाए नहीं है। कुछ कारण हो जाते हैं आज की डेट में, आपको पता है कि सिनेरियो कैसा चल रहा है, तो किसी के संग कोई भी कार्यक्रम हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है। लेकिन उनके मान सम्मान के लिए हम आप मुरादाबाद ब्रांच की तरफ से मैं, विजय बंसल और अमित जी उनके घर गए थे और थोड़ा सा हमने उनको एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में थोड़ा सा मान सम्मान देने की एक छोटा सा प्रयास किया था। तो हम उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाना चाहते हैं। पहले मनु जी की मान सम्मान के लिए वो क्लिपिंग और एक छोटी सी वीडियो है, उनको हम शेयर करना चाहते हैं अमंग्स द मेंबर ऑफ मुरादाबाद ब्रांच। थैंक यू शरद जी। इफ यू हियर मी, काइंडली शेयर द फोटोज एंड वीडियोज। हमारे सम्मानित सदस्य पास प्रेसिडेंट ऑफ मुरादाबाद ब्रांच ये मनु मेहरोत्रा जी, उनका हम वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आप सब ब्रांच के सदस्यों के 12 उनके बिहाफ पर एक सम्मान के रूप में एक सर्टिफिकेट, एक टोकन, रेस्पेक्ट ऑफ टोकन, एक शॉल भेंट की गई। माल्यार्पण हुआ। आशीर्वाद दिया सबने। बहुत बढ़िया। एक चार्टर डे पर और एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पर भी एक रेस्पेक्ट ऑफ द और सब मेंबर्स के लिए था, तो वो भी उसी दिन मनु भाई साहब ने थैंक यू वेरी मच शरद जी। मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसा अमित जी ने बताया, आज हमारा जो टॉपिक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिटेल एंड एमएसएमई फंडिंग विद द गवर्नमेंट स्कीम। हम पहले एक मीटिंग कर चुके हैं एमएसएमई पर, तब हमने सिर्फ अपने लॉ के कंसेप्ट क्लियर किए थे। आपको पता, मुकेश कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े थे, पास सीसीएम, तो उन्होंने हमारे को काफी कुछ चीजें क्लैरिटीज हमको दी थी, लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज पर हमारा कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमारे मेंबर्स चाहते थे कि प्रैक्टिकल इश्यूज पर भी एक मीटिंग की जाए और इसके द्वारा फिर हमारे मेंबर्स और जो बैंक के जितने भी अधिकारी वर्ग है वो कैसे दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मीटिंग आज स्टार्ट की है। यहाँ फिलहाल हमारे संग प्रभात जी एसबीआई के चीफ मैनेजर जुड़े हुए हैं, हमारे संग अनुज जी जुड़े हुए हैं डीसी इंडस्ट्रीज, फिलहाल आगे भी हमारे अभी राजेंद्र जी डीजीएम जी वो भी जुड़ जाएंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करना चाहेंगे, प्रैक्टिकल इश्यूज लेंगे। जिन भी मेंबर्स की प्रैक्टिकल कोई भी क्वेरीज हो या कुछ हो ड्यूरिंग द मीटिंग, वो उसको ले सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। चैट बॉक्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स खुले हुए हैं, उसमें आप करते रहेंगे, हम आपकी सहायता करते रहेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और हमारे पैनलिस्ट आज उन सबका जवाब देंगे। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो बैलेंस शीट से रिलेटेड हो या कैसे हम उसकी वर्किंग करेंगे, फाइल को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आगे हम करेंगे, चर्चा करेंगे इसी विषय पर आने वाले समय में 1.5 घंटे में। थैंक यू वेरी मच अमित जी, प्लीज कंटिन्यू द मीटिंग। Thank you, Bansal ji. Now I will request and welcome Shri Prabhat ji
who is the chief manager of Moradabad Commercial and SME Funding. Very learned, very dynamic person. I am really impressed with him. थोड़ी सी मीटिंग हम लोगों के साथ हुई थी बंसल जी के साथ, और हम लोग गए थे इनको वेलकम करने के लिए, पार्टिसिपेट के लिए। तो रियली थोड़ा बहुत जो भी कन्वर्सेशन हुआ बहुत बढ़िया लगा, और आज हम उसके व्यूज जानेंगे, सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। और सबको रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और एक सेशन रख लेंगे अलग से आपके डेलिब्रेशन के बाद, कि जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो एड्रेस हो जाएं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, जिससे कि हम लोग को जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है वो एक तरीके से एक जो हिच है, एक अभी क्लाइंट्स के साथ भी हम लोगों को साथ कन्वर्सेशन में मुश्किल होती है, तो वो सब चीज़ें हो जाएं। और उसके लिए आई थिंक नन अदर देन बेटर पर्सन देन प्रभात जी, एंड आई थिंक आई शुड वेलकम एंड इनवाइट हिम। प्लीज प्रभात जी, आपका स्वागत है, और आप डेलिब्रेशन दे सकते हैं हमको, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Sorry, sir. You are in mute position. Good afternoon, Vijay sir, Amit sir, Sarath sir, respected Anuj sir, DC, DIC, and other participants. सर मैं SBI SCB ब्रांच में हूँ और मैं रिलेशनशिप मैनेजर मीडियम इंटरप्राइजेज हूँ। मुझे विजय सर और अमित सर ने ये दायित्व दिया है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स MSME लैंडिंग को लेकर के कुछ जो भी डेलिब्रेशंस हैं इसमें पार्टिसिपेट करने का। आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड बाय ICAI चैप्टर मुरादाबाद। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि जो MSME सेक्टर में लेटेस्ट चेंजेज आए हैं, जो MSME सेक्टर का जो इंडियन गवर्नमेंट की थ्रस्ट एरिया क्यों है, और इसमें बैंकों से क्या क्या फोकस किया जा रहा है MSME सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए। साथ ही साथ चूंकि अनुज सर डाइस पे हैं, DIC एंड यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार सबकी तरफ से लॉट ऑफ इंसेंटिव एंड सब्सिडीज आ रही हैं अभी MSME के लिए। तो ये एक हाई टाइम है जिसपे हम लोग MSME पे डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों के थ्रू इस पूरे एरिया में, क्योंकि आप लोग एक कैरियर है MSME का को फैलाने के लिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए, जो चार्टर फैमिली है ये एक कैरियर है जिसके बिना ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सर जो RBI ने अभी लेटेस्ट MSME का डेफिनेशन चेंज किया है, चूंकि जो पिछला डेफिनेशन था वो 2006-7 ऑनवर्ड 2006 का डेफिनेशन था, जो डेफिनेशन आज के सिनेरियो में ये लग रहा था कि आज के हिसाब से अब प्रॉपर नहीं रह गया था, क्योंकि 5 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजें चेंज हो गई थी। हमारी छोटी छोटी कंपनियां भी इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर जा रही थी और MSME सेक्टर में क्लासिफाई नहीं हो पा रही थी। अब जो लेटेस्ट चेंज आए हैं, लेटेस्ट चेंज में जो प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो में 1 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ तक का टर्नओवर। स्मॉल में 10 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ तक का टर्नओवर। मीडियम में 50 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ तक का सेल्स टर्नओवर, एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट सेल्स, particularly Moradabad and adjoining areas where we are having lot of exporters. तो एक्सपोर्टर्स के लिए सेल्स कोई क्राइटेरिया नहीं रह गई है। तो जो नया क्लासिफिकेशन आया है MSME के तहत वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसी हिसाब से अब हम लोग क्लासिफाई भी कर रहे हैं। इसके अलावे जो कुछ
कमियां, कुछ भ्रांतियां थी कि क्या रिटेल ट्रेड्स में कुछ पोर्शन हमारा एमएसएमई में कवर्ड होगा या नहीं। रिटेल ट्रेड्स में भी और सारे सिचुएशन को लेकर के एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उद्यम रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो आप एमएसएमई में हैं। एक सिंगल पॉइंट डिफिनीशन आ गया है एज ऑन डेट कि अगर एमएसएमई हैं, किसी कारण से उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो कोई भी बैंक्स आपसे एमएसएमई के कैटेगराइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं करेगी। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सिंगल पॉइंट है जो हमें डिफाइन करती है कि मैं एमएसएमई का क्लाइंट हूं या नहीं। और जितनी भी बेनिफिट्स एमएसएमई का है वो बेनिफिट्स हमें पास ऑन होगा या नहीं। अब जो रिटेल फंडिंग की जहां तक एमएसएमई सेक्टर का जो एक तो थ्रस्ट एरिया क्यों है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी को उबारने के लिए अगर कोई सेक्टर है आज के डेट पे वो केवल और केवल एमएसएमई सेक्टर है। और इसलिए भारत सरकार का एमएसएमई पे, यूपी गवर्नमेंट का एमएसएमई पे लॉट ऑफ थ्रस्ट आ रहे हैं। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एमएसएमई के थ्रू है। और हम लोग जिस सिटी में बैठे हैं ये एमएसएमई का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है और हम लोग इस क्लस्टर को बड़ी नजदीक से देख पा रहे हैं। तो अब एक एमएसएमई के डिफिनीशन बताने का आप लोगों से बस वही रोशनी को दिया दिखाने वाली कहानी है। लेकिन मैंने एक लेटेस्ट जो डेवलपमेंट थी मैंने सोचा एक बार उसको रिट्रीट कर दूं कि क्या आया है। अब जो लैंडिंग का एस्पेक्ट्स है कि एमएसएमई का अगर कोई लैंडिंग का एस्पेक्ट है, उस लैंडिंग में आज के डेट पे जो माइक्रो एंड स्मॉल सेगमेंट हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम भी, कुछ पार्ट मीडियम भी, डीआईसी आज के डेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अनुज कुमार साहब के नेतृत्व में जिस हिसाब से एमएसएमई के एप्लीकेशंस, जिस हिसाब से ओडीओपी के लिए हम लोगों से फॉलो अप, ये सारी चीजें हो रही है, ये दिखाती है कि सब लोग एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कितने उत्सुक हैं। एज ए बैंकर मैं आपको इंटरनल एक फीलिंग बताऊं कि बैंक्स का गाइडलाइंस है कि जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनका लोन हो ना हो, एमएसएमई का कोई भी लोन रिजेक्ट होने से पहले जस्टिफिकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। और उस जस्टिफिकेशन को जीएम लेवल के अधिकारी तक पुटअप करना पड़ता है। और जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि ओके ब्रांच का ये डिसीजन सही है, तब हम लोग रिजेक्ट कर पा रहे हैं। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है एमएसएमई पे, क्योंकि हमें पता है बेयर मिनिमम रिस्क पे अच्छा हम इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं एमएसएमई के थ्रू। अब जो कुछ लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे और फंडिंग के इश्यूज पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा कि जो एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है सर, मैं हिमांशु साहब से एक दो बार बात हुई थी मेरी और भी लोगों से, एक सीएलपी प्लेटफॉर्म आया हुआ है सर, कॉन्टैक्ट लेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे आप जा करके अपना जो जीएसटी का और आईटीआर का दोनों का आपका आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करिए, आप अपना डिटेल डालिए और एक इन प्रिंसिपल सैंक्शन नोट जनरेट हो रहा है। उस इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर को लेकर के आपको बैंक चूज करने का राइट है कि आप किस बैंक को चाहते हैं कि वो प्रपोजल जाए। वो प्रपोजल उस ब्रांच पे जाएगी, उस ब्रांच या बैंक पे जाएगी और वो चूंकि इन प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल सैंक्शन के बाद सर्टेन केवल वो 59 मिनट्स का केवल प्रोसेस है। उस साइट का नाम ही है PSB loans in 59 minutes.com। ये भारत सरकार की तरफ से है और उस पे लॉगिन करके सारी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि ये एलिजिबिलिटी आ रही है। क्योंकि एमएसएमई का इशूज ये था कि हम चाह रहे हैं 25 लाख की लिमिट, बैंक कह रहे हैं हम 10 ही देंगे,
चाह रहे हैं 30 लाख की लिमिट, हम कहेंगे इन्होंने 20 देंगे। तो ये जो सो कॉल्ड बार्गेनिंग चल रही थी, वो आपके आईटीआर, आपके जीएसटी जो आपने रिटर्न फाइल करे हैं, उसके हिसाब से एक डाटा आ जाती है और आपको बता दिया जाता है कि ये एक आपका लाइन ऑफ एक्शन है, इतना आपको लिमिट मिल सकती है। उसके बाद आप बैंक में जाए, विद इन 3 डेज वो लोन डिसबर्स होता है। अगर वो डिसबर्स नहीं होता है तो वो सारे अपने आप मैकेनिज्म है जो सारे बैंकों के हायर अप्स को अपने आप ऊपर रिपोर्ट जाती है कि ये अभी तक नहीं हो पाया है, और ये गवर्नमेंट लेवल पे मॉनिटर होती हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि सब लोग इस प्लेटफॉर्म को एक बार यूज करके देखें और इसका जो बेनिफिट्स है अपने कस्टमर को पास ऑन कराएं, क्योंकि बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। और हम लोगों के पार्ट पे आप लोगों को लग रहा होगा कि बैंक वाले इतने कब से दरिया दिल हो गए कि इन प्रिंसिपल पे सैंक्शन कर देंगे। हम लोगों के पार्ट पे ये है कि अगर पीएसबी या सीएलपी प्लेटफॉर्म से लोन हुई है तो हम लोगों के ऊपर कोई विजिलेंस का एंगल नहीं आएगा। तो एज ए बैंकर, एज ए कस्टमर, हम सब लोग विन विन सिचुएशन में हैं कि हमें भी कोई डिसिप्लिनरी इसके अलावे ढेर सारी स्कीम्स जो स्टैंड अप इंडिया से लेकर के, और आजकल अनुज सर के लीडरशिप में मुरादाबाद में ओडीओपी स्कीम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम जितना अच्छा चल पा रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीसी लेवल के ऊपर से हमें क्वेरी आती है कि आपके पास ओडीओपी का फाइल आ गया, सैंक्शन हो गया। ये लेवल दर्शाती है कि कितनी हम लोग चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुरादाबाद सेंटर इज डूइंग बेटर देन अदर सेंटर्स इन यूपी इन ओडीओपी स्कीम। और आप सोच नहीं सकते सर, सिस्टम पे हम लोग ऑनलाइन सैंक्शन पुश करते हैं, नेक्स्ट डे सब्सिडी आ रही है, जबकि सब्सिडीज के लिए माना जाता था इस साल का सब्सिडी अगली साल आएगा, पता नहीं कब आएगा, अकाउंटिंग क्या करेंगे उसका, किस ईयर में दिखाएंगे। कोई स्कीम नहीं सर, अभी ऑनलाइन हम लोग सैंक्शन केवल इंटीमेट कर रहे हैं डीआईसी को, और नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट्स में सब्सिडी आ रही है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के थ्रू, चूंकि आप लोग एक मीडियम हो हमारे और इंटरप्राइज के बीच में, और कहीं ना कहीं सीए फ्रेटर्निटी एंड बैंकर्स फ्रेटर्निटी बोथ आर पार्ट ऑफ सेम क्वाइन। तो आप इन चीजों का अपने कस्टमर को बेनिफिट्स दिलाएं। इन चीजों में कहीं कोई रुकावट आती है, अच्छे सेंस में मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा कि अगर हमारे सीए फ्रेटर्निटी से हमें कोई कॉल आता है कि उनके फला क्लाइंट का ये दिक्कत क्यों आया है। मैं अदर बैंक्स का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोर पार्टिकुलर अदर बैंक्स में भी सब जगह यही हाल है। मोर और लेस गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट एरिया है उस पे सबको जवाबदाही बनी हुई है और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली मॉनिटरिंग है, शाम को डाटा एमएसएमई की डेली हमको सबमिट करना पड़ रहा है। तो ये एक लेवल है जिस लेवल में हम लोग मिल करके आपस में अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं एरिया का और जगह का हम लोग विकास कर सकते हैं और डेवलपमेंट में, नेशन के डेवलपमेंट में एक छोटी सी योगदान कर सकते हैं। बड़ी योगदान तो नहीं, लेकिन एक छोटी छोटी बूंद से ही घड़ा भरता है। तो क्यों ना हम लोग एक छोटा सा शुरुआत करें। शुरुआत ऑलरेडी है, लेकिन इसको एक मोमेंटम दें। और इस एंगल से अगर कोई इश्यूज आता है तो ऑलवेज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। जो ये तो स्मॉल और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम की एक डेफिनेशन, एक छोटा सा आउटलाइन का मैंने प्रयास किया कि अभी थ्रस्ट एरिया पे कौन कौन सी स्कीम्स चल रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्कीम्स हैं जो स्टैंड अप इंडिया से लेकर के और पीएमईजीपी और जो एज पुराना पीएमईजीपी से लेके सारे स्कीम्स चल रहे हैं। तो हम लोग जिस भी स्कीम के तहत हमारा क्लाइंट
क्वालिफाई कर रहा है उस प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अगर हम एक साथ प्रपोजल देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंकर आज के डेट में रिफ्यूज करने की स्थिति में है कि अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है और उसको एक तरफा तरीके से रिफ्यूज कर दे। मैं चाहूंगा, हेलो, आवाज आ रही है आपकी सर? आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज? यस सर। मैं चाहूंगा कि अमित सर मुझे थोड़ा और गाइड करें कि मैं कुछ एरिया को और भी अगर फोकस मुझे करना है। यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज सर। जैसे कि मैं जहां तक फिगर्स का मैटर है कि मैं समझता हूं कि 37 to 40% टोटल एक्सपोजर का जो इस टाइम बैंकों का है वो रिलेट करता है एसएमई सेक्टर को। और आज की तारीख में जो हमारा एनपीए का टोटल एवरेज है वो है 9%। उसमें भी एमएसएमई का भी 9% ही फॉल कर रहा है, जबकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बोरोवर्स भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एसएमई सेक्टर बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। हमें जो प्रॉब्लम आती है, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है जहाँ पर बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री है या अभी इंडस्ट्री के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल न्यू कमर है और उसके पास कोई ऐसा कोई ना तो आईटीआर है, एक थॉट प्रोसेस है उसके पास कि मैं अगर ये कर लूँ तो मुझे कितना गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाएगी। ये सपोज करिए कि मेरे पास जमीन ही नहीं है और मैं किराए पर काम करना चाहता हूँ, तो आज का क्वेश्चन आता है पहले 3 साल की आईटीआर लेके आइए आप, उसके बाद आपके पास एक कोलेटरल सिक्योरिटी होनी चाहिए, बैंक गारंटी होनी चाहिए या बारोर एक थर्ड पार्टी गारंटी होनी चाहिए। तो वो आज की तारीख में एक पॉल्यूशन कंट्रोल का भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये सब चीजें उसके सामने आ जाती है तो कुछ सोच के भी आगे नहीं बढ़ पाता है कि क्या कैसे हाउ टू टैकल विद सच सिचुएशंस। सर जी सर, थैंक यू, आपने बहुत समसामयिक इशू को उठाया है। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ सर, प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ ये आती है कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुरादाबाद में क्या है, स्किल डेवलपमेंट तो जो है वो है, लेकिन वो सब बिल्कुल एक्सट्रीम रिमोट एरिया में है, बिल्कुल अंदर है। उनके पास से पहुंच पाना और उनको ये कहना कि साहब आप आ सकते हैं आगे, जो हमारे कारखानेदार हैं, जो सप्लायर कह सकते हैं हम लोग, जो कि हमारे इंडस्ट्री को देते हैं और वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होता है, वो बैठा हुआ है बिल्कुल एक्सट्रीम इंटीरियर। और उस तक पहुंच पाना और वो पॉल्यूशन कंट्रोल को फॉलो करेगा, आईटीआर को फॉलो करेगा, जिसकी जगह है नहीं, किराए पर काम कर रहा है, मशीनरी के नाम पे थोड़ा बहुत जो भी मशीनरी है उसके पास उसका बिल भी नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे मोटिवेट करें कि हाउ टू कम फॉरवर्ड एंड टेक द एडवांटेज ऑफ स्कीम। राइट सर, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं यस सर, कि ये नॉट एज ए SBIN, एज ए होल बैंकर फैटर्निटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 लाख से नीचे के लोन पे अगर कोई बैंकर्स कोलेट्रल की मांग करता है, मेरे हिसाब से वो एक नेशनल क्राइम है। ओके सर, आज के डेट पे ये पोजीशन है सर। मैं वेबिनार में हूं, आप दूसरी, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे नहीं है, बहुत सी जैसे आपने पॉल्यूशन का इशू उठाया है और बहुत सी तरह के परमिशंस होते हैं, तो आई बिलीव कि जो भी फर्म 25 लाख तक की लिमिट चाहती है आज के डेट में, वो सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमें कहीं ना कहीं एक आपस में ये बना के काम करना पड़ेगा कि हम इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। रही बात जिन लोगों के पास कोई अपनी फैक्ट्री नहीं है या किराए के फैक्ट्री पे चला रहे हैं, उनके बैंक लोन में कोई बाधा नहीं है। एक जमाना था जो ये कह के टाल दिया जाता था। आज के डेट पे अगर कोई एक्चुअल किराएदारी पे है और उसके पास, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। इतनी सी हो सर, भारत सरकार की तरफ से CGTMSE लोन है और उस लोन को
अगर मैं पिछला 1 साल का डाटा दूं, अगर मैं अपने बैंक का Yes, sir. मुरादाबाद सेंटर पे, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने अ, अच्छा काम किया है इस संबंध में। और ये जो CGTMSE लोन है सर, ये अनऑर्गेनाइज नहीं, 2 करोड़ तक, और अभी आगे भारत सरकार के विचाराधीन है कि हम उसको 5 करोड़ तक करने की सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो कोलेट्रल फ्री लोन्स हैं सर, दीज आर नॉट कोलेट्रल फ्री। Okay. उसका सर्टेन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे आर गिविंग अस 75% कवरेज। Yes, sir. तो Yes. एज ए बैंकर हम किसी को 50% और 25% कोलेट्रल लेके लोन करते हैं, उससे अच्छा है कि 75% का कवरेज हम CGTMSE से Yes, ले sir. लें। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो CGTMSE कवरेज का हम फायदा ले सकते हैं। और मैं इस संबंध में एक ही चीज कह सकता हूं कि अगर ये जनरल प्रॉब्लम अगर आ रही है कि हम बैंकों से प्रपोजल लौटाए जा रहे हैं इस बेस पे कि उनपे कोलेट्रल नहीं है या कुछ नहीं है, तो क्यों ना हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंकर्स फोरम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बैंकर्स फोरम है, उस फोरम को इस मैटर को रेज किया जाए, ठीक है। जो SBL पे रेज किया जाए कि कैसे, चाहे वो SBI क्यों ना हो, अगर हम यूनिलैटरली लौटा दे रहे हैं तो हमारा एक्शन कोई जस्टिफाइड नहीं है। हमें CGTMSE में अगर कोई बंदा फॉल करता है कि CGTMSE के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में आता है, तो हमें उसको उस नॉर्म्स के तहत देना ही देना है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जो CLP प्लेटफॉर्म था, CLP प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि नई यूनिट्स नहीं आ सकती। जो पुराने यूनिट्स हैं, पुराने यूनिट्स आ सकते हैं, जी सर। नए यूनिट नहीं आएंगे। जी सर। जी सर। लेकिन नए यूनिट्स के लिए अगर हम स्टैंड अप इंडिया में किसी और स्कीम में, जो अपना प्रधानमंत्री वाला ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख वाले में, इसमें भी अगर हम लोग आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं से भी ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऐसी हो जाती है कि लगता है कि अरे यार, ये एक्चुअल में काम करेगा या नहीं करेगा। ये एक सब्जेक्टिव इशू हो जाता है। और सर, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, अगर कोई क्लाइंट आता है और ये कहता है कि साहब हमें कोई सब्सिडी वाला स्कीम बता दो, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि लगना ही नहीं है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, यस सर। ये केवल सब्सिडी हमसे पूछने आया है। राइट राइट। और आप एक सर्वे करा लीजिए हमारे ऑफिस का। अगर कोई यंग इंटरप्रेन्योर आता है, हम लोग उसको ऐसे हाथों हाथ ले रहे हैं। और मैं मतलब उज्जवल जी अभी शायद मीटिंग में हैं, और उज्जवल जी और हमारी एक मीटिंग हुई थी किसी मैटर पे, एक MSME क्लाइंट है, कि हम कैसे उसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो हम लोग आपस में एज ए चार्टर, चूंकि आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट के डॉक्टर हो, तो आपके बिना तो हम नहीं चल सकते। तो हम क्यों ना, अगर कोई इशूज है, हमें लगता है कि ये इशूज ऐसे करके सही हो सकता है, नए प्रोजेक्ट लोन में सर 25 लाख तक में कहीं कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। और अभी तो मैं बताऊं, जितना भी DIC से आ रहा है हमारे पास ODOP स्कीम में, आपको आश्चर्य होगा, ऑल थैंक्स टू अगेन अनुज कुमार साहब, एक पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ रहा है। ओके। और उस पे करके और हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, सारा चीज हो रहा है। तो एक जागरूकता की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर, ऑन द पार्ट ऑफ अ बैंकर ऑल्सो। मे बी कि हमारे जो बैंकर फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी अवेयर ना हो लेटेस्ट डेवलपमेंट से। बहुत से लोग अवेयर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, पहला काम, हम अपनी गलती स्वीकारेंगे नहीं और रिजेक्ट करके भेज देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमें अभी नहीं पता है, पता करके बताते हैं, कहेंगे अरे यार तो लोन हो ही नहीं रहा है। तो ये सब तो लैम एक्सक्यूजेज है। और मेरे हिसाब से जो भी लोग अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, हाँ, पॉल्यूशन का जो इशू है, मुझे लगता है कि पॉल्यूशन के इश्यूज पे अभी जस्ट 3-4 दिन पहले कुछ क्लेरिफिकेशन आई है। और होपफुली इसमें अनुज सर ज्यादा बता पाएंगे कि अभी कुछ अच्छा गाइडलाइंस आने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, कि अगर किन्हीं को NOC पहला मिल गया है तो आगे के रिन्यूअल्स में क्या होने हैं, नहीं होने। क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा इशू है जिसपे
कि हम और आप ऐसे बोल भी नहीं सकते, वो डायरेक्ट वो ऊपर से जो है अग्रवाल साहब जो अभी वहाँ स्वतंत्र अग्रवाल साहब डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं। He has visited 2-3 units in Muradabad. Yes sir, yes sir, yes. मतलब जो एनजीटी के हेड हैं वो आकर के मुरादाबाद विजिट करके गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लकली ही हैज विजिटेड माय 2-3 अकाउंट 2-3 यूनिट्स। तो उसमें है वो एक थोड़ा सा इशू है जिस इशू पे हमें और सबको मिलकर चलना है। लेकिन मैं एक आपको हल्का सा हिंट देता हूं कि अगर जो क्लाइंट अगर अच्छा है, जिसका मुझे पता चलता है कि इनका काम भी अच्छा है, मेहनती लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ इशू को इग्नोर भी कर रहे हैं सर। बस वही है कि वो जो इग्नोर कहां तक करना है वो सब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्टिव नहीं कंट्रोल कहां है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सही बात। उस पे हम सब लोगों को मिलके एक्शन लेने की जरूरत है सर। तो मुझे लगता है कि जो सीजीटीएमएससी स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, और जो ओडीओपी का स्कीम अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है सर, अगर कोई छोटा से छोटा भी है, आर्टिजन है, कुछ भी है, 10% का सब्सिडी आ रहा है, मैक्सिमम 20 लाख तक की सब्सिडी है। अगर छोटा भी प्लांट लगा रहा है सर कोई 2 करोड़ तक का, और अगर 20 लाख रुपए अप फ्रंट सब्सिडी आ जा रही है तो एक बहुत अच्छा। उसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोई है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई है, नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने में 100% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है यूपी गवर्नमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल सब्सिडी। तो बहुत सी स्कीम्स हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और इस मैटर पे एक बार डीआईसी और सब डिपार्टमेंट से एक बार करके हम लोग एक ज्वाइंट फिर से मीटिंग करें, जिसमें कि अगर कोई स्पेसिफिक स्कीम की बात हो या क्या आ रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि आपके थ्रू, क्योंकि आपकी रीच है हर एक कॉर्नर में, तो आपके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाएं, उससे हमें बेनिफिट होने वाला है सर। और अगर हम एमएसएमई को लोन देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी एज ए बैंकर जो हमारा रिक्वायरमेंट है एज पर आरबीआई कि हमें टोटल क्रेडिट का इतना एमएसएमई को देना है, इतना प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, तो हमें भी अपना टारगेट अचीव करने में आसानी है। तो विन विन सिचुएशन है फॉर कंज्यूमर, फॉर बैंकर एंड फॉर गवर्नमेंट। आप लोगों का नाम, आप लोग केवल उसमें हेल्प असिस्टेंस के रूप में है जो लोगों का ग्रोथ करा सकते हैं। यस सर। सर प्रभात जी, 2-3 इश्यूज है। अगर कोई मेरे क्लाइंट का 29 फरवरी 2020 को कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था तो उसको 20% जीएसटीएल नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं सर देखिए, अभी मैं 3-4 स्कीम का जिक्र कर रहा हूं जो कोविड स्पेसिफिक है। यस सर। एक तो है सर CECL क्राइटेरिया है, लेकिन उस क्राइटेरिया का मोटा मोटा लबोलुबाब ये है कि जिस भी पार्टी का वर्किंग कैपिटल की लिमिट जितनी है उसका 10% वो CECL में देगा, चाहे वो 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग थी या नहीं थी। ठीक सर। उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें इसमें नेट ऑन फंड की बात है ना? नेट ऑन फंड की बात है सर। नेट ऑन फंड की बात है उस पे नेट ऑन फंड नहीं, CECL में नहीं, उसमें एनओएफ की कोई एक्सपोजर का इशू है कि आप अगर हमें 20 करोड़ की हमारी 2 करोड़ की सीसी लिमिट है तो हम केवल 2 करोड़ पे 20 लाख की CECL दे सकते हैं मैक्सिमम 10%। यस सर। लेकिन उसमें लेकिन एक ये है कि 31 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर डिसबर्समेंट। 31 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है सब, 31 के बाद वो अवेलेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा GECL स्कीम आई है। GECL स्कीम ये टोटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 3 लाख करोड़ और समथिंग का जो फिगर दिया है, तो उसमें ये था कि 29 फेब का जो आउटस्टैंडिंग था उसका 20%, लेकिन इस 20% में
वर्किंग कैपिटल के अलावे टर्म लोन के अलावे अदर फैसिलिटीज भी अगर हैं वो सारे इंक्लूड कर रहे हैं फंड बेस्ड। लेकिन फंड बेस्ड कुछ भी है और कन्वर्ट कर रहे हैं ना सर, टर्म लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। यस सर, टर्म लोन भी कर रहे हैं सर। हाँ जी हाँ। और अगर स्टैंड अलोन टर्म लोन भी है, अगर 1 मिनट के लिए किन्हीं का केवल है हमारे पास, उनको भी हम दे रहे हैं। और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है 7.4। तो एक ये स्कीम है। एक तीसरी स्कीम है सर हमारे पास, जो हम लोग एसएमई असिस्ट उसका नाम दिए हुए हैं। उस एसएमई असिस्ट में अगर किन्हीं का जीएसटी के ऊपर बकाया है, जीएसटी में बकाया है सर, क्योंकि वो इशू बड़ा रैंपेंट है आज की डेट में। यस सर, यस। तो जो अगर किन्हीं का 5 करोड़ की लिमिट है तो उसका 20%, 1 करोड़ या जीएसटी इनपुट का 20%, 80%, जीएसटी इनपुट का 80%, जी सर, विच एवर इज लोअर, वो हम देते हैं। जी सर। उसमें भी सर विद इन हाफ एन आवर हम लोग दे पा रहे हैं। केवल उसमें एक आप लोगों से GSTR 21 की कॉपी एक वो करा के ले लेते हैं, और एक सीए सर्टिफिकेट आता है कि एज ऑन डेट ये इतना इनके आउटस्टैंडिंग है। उसके बेस पे कोई डॉक्यूमेंटेशन अलग से, एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, लेकिन हम लोग उसको सेम डे डिसबर्स कर पा रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो जो एसएमई असिस्ट का पोर्शन है, जो GECL का पोर्शन है, जो CECL का पोर्शन है, इसके अलावे एक स्कीम अभी आई है जो भी यूनिट स्ट्रेस में है। ये सारी स्कीम्स तो उनके लिए थी जो जिंदा हैं। वो कुछ स्कीम्स ऐसे आई है कि जो स्ट्रेस में यूनिट्स हैं, जो ऑलरेडी काल इस चक्कर में फंस के एनपीए हो चुके हैं, उनको कैसे निकाली जाए, ऐसे के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग का आया है। और उसमें नेट ओन्ड फंड का क्राइटेरिया आया है, और उसमें पर प्रमोटर 75 लाख का लोन है, जो 10 इयर्स के लिए रिपेएबल है। सर तो जो ये तो रही सर स्टैंडर्ड के अलावे स्ट्रेस लोन के लिए भी स्कीम बैंकों ने लॉन्च किया है, जो हर एक, जैसे जिसमें आपने अभी नेट ऑन फंड की बात करी थी। यस सर, यस सर। वो स्ट्रेस एसेट्स में अगर कोई है तो उनकी फंडिंग के लिए आया है, जो 31 मार्च 18 को स्टैंडर्ड थे। उसके बाद ये आगे की सिचुएशन में स्ट्रेस में आए हैं, तो उनके लिए एक फंड आया है। और इसके अलावे अभी 2 से 4 दिनों में कुछ चीजें तय हो गई हैं कि MSME का रीस्ट्रक्चर्ड का फॉर्मूला। तीसरी, एक आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एक और आप लोगों को सूचना दूं कि अभी जितने भी टर्म लोन थे और जितने भी सीसी थी, सबको मोरेटोरियम दिया गया था, और किसी पे इंटरेस्ट भी नहीं लगा था। उस इंटरेस्ट के लिए एक क्वेरी हो रही थी कि क्या मोरेटोरियम खत्म होने के बाद इंटरेस्ट एक बार में पे करना पड़ेगा? नहीं, बैंकों ने बैक एंड से एक FITL क्रिएट कर दिया है सारे मोरेटोरियम के दौरान का इंटरेस्ट के लिए, और वो अगर आप चाहते हैं अवेल करके अपना इंटरेस्ट पे कराइए और उसको किस्तों में भुगतान कर दीजिए। सर, तो मुझे लगता है कि मैं बात नहीं काटूंगा आपकी सर। एक्चुअली क्या है, जितना भी आप फंड टर्म लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू ए वेरी ह्यूज प्रॉब्लम टुवर्ड्स द बोरोवर कि कितना उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है सर। काम है नहीं उसके पास, 4 महीने 6 महीने के अगर हम वर्किंग देखते हैं उसकी, तो उसके बाद पे आउट करने के लिए कोई फंड नहीं है, ना कोई उसकी इनकम आ रही है, ना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, जबकि उसके पास बर्डन जो है वो बढ़ रहा है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, टुवर्ड्स EMI, टुवर्ड्स जितना भी आपका जो फंड सबवेंशन में आ रहा है, ये भी आ रहा है, जो भी आ रहा है फंड आपको जो टर्म लोन में कन्वर्ट हो रहा है, वो सर एक पार्ट है जो कि एक्यूमुलेट होकर बढ़ रहा है, उसका एक्सपोजर, उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है सर। तो अल्टीमेटली एंड डे में तो उसको देना ही देना है ना, पैसा तो देना ही देना है ना। मोरेटोरियम जो हम कर रहे हैं वो एक सोल्यूशन नहीं है सर। नहीं, और इन ऑल सबने अवेल कर लिया इसको। मैं नहीं समझता कि इसमें मेरिट होना चाहिए
कि भाई मेरिट के ऊपर आप ले लीजिए, सबने ले लिया है इसको। नहीं, मैं इसमें कुछ करेक्शन कर रहा हूँ सर साहब सर सर प्लीज सर, प्लीज। कि मोरेटोरियम अलाउड है सबके लिए, यस सर, लेकिन जिनको मोरेटोरियम अवेल नहीं करना है यस सर, दे कैन पे इट। वो मोरेटोरियम अवेल नहीं कर सकते हैं, वो उनका डेबिट हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं बताऊं कि अगर कोई टर्म लोन है, टर्म लोन में मोरेटोरियम केवल हम मोरेटोरियम नहीं दे रहे हैं, उनका जो टेनर है, टेनर हम शिफ्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि आज के डेट पे क्या हो रहा है सर, कि अब मान किसी का 2 करोड़ का खरा है, तो अब क्या किया जाए, अब इंटरेस्ट का वेवर या ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। यस सर, तो यस सर, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी वो यस गवर्नमेंट सर, करेगी। यस सर, यस। उसमें उसमें एज ए बैंकर हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी पब्लिक मनी के कस्टोडियन हैं, हाँ, है ना। कोरियर है, सही बात है। तो हमें तो जैसी गाइडलाइंस आएगी, लेकिन Yes, sir. प्रयास हम लोगों ने ये किया है कि जैसे अगर किसी का 8 साल का लोन था, 3 महीने का मोरेटोरियम लिया, तो अब 8 साल 3 महीने का हमने कर दिया है, सो दैट Okay. कि Tenure ये बढ़ा 3 दिया महीने उसका। वाला अगले 6 महीने में बढ़ जाए। मतलब कैश एक्रूवल, हम ये मानते हुए कि कैश एक्रूवल अभी कम होनी है, तो एक ही उपाय है कि इनकी टेनर बढ़ाई जाए। तो वो गाइडलाइंस आ गई है और हम लोगों ने सारे एलिजिबल केसेस में प्रयास किया है कि टेनर बढ़ाया है। और बहुत से लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद सेंटर पे GCL स्कीम का अपलिफ्टमेंट बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने इसको अवेल किया है, क्योंकि अपना सेंटर बड़ा रिच सेंटर है। बहुत ज्यादा लोग स्टेज में उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि मेरा जो GCL में परसेंटेज है वो मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 से 12% लोगों ने अवेल Okay, किया है। सैंक्शन okay, हमने सबको दिया है, okay. लेकिन अवेलमेंट नहीं ना अपने यहाँ। Right. तो अपने क्लाइंट थोड़े से अच्छे हैं, सबने फाइनेंशियल डिसीजन सही से ले रखे हैं, तो उतनी स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपना सेंटर थोड़ा सा इम्यून है कुछ सेक्टर में, Right, कुछ sir. सेंस में। सर एक क्वेश्चन और था, अगर सर, मैं टेक ओवर करता हूँ और 20% अवेल कर लेता हूँ, तो पूरा टेक ओवर हो जाएगा नेक्स्ट बैंक के लिए? हो जाएगा सर। यस सर। इसमें सर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और दे दीजिएगा, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। सर मैं बताऊं, अगर Yes, कहीं sir. भी प्रैक्टिकली कोई इशू है तो मुझे स्पेसिफिकली बताई जाए, ओके, ओके। क्योंकि ये क्लियर कट गाइडलाइंस है कि टेक ओवर के केस में अगर कहीं पे GCL है तो GCL आएगी एक्सपोजर के अलावे। हाँ, वो आएगी, और प्लस वो भी टेक ओवर होगी या नहीं होगी? टेक ओवर 20% होगी एक्स्ट्रा ना हम। जी सर। उसमें क्या है कि हम नया GCL यहाँ दे देंगे, तो नया GCL देकर के वहां पुराना बंद तो ही होगा, अदरवाइज टेक ओवर कैसे होगा। हाँ, वहां पे वही तो अगर मैं 2 कह रहा करोड़ हूँ। की आउटस्टैंडिंग खड़ी है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो 29 तारीख की आउटस्टैंडिंग थी आपकी, हम वही टेक ओवर करेंगे, नहीं ये जो आपकी 20% GSTL है वो नहीं टेक ओवर करेंगे, तो टेक ओवर सर हो ही नहीं मैं पा रहा है। एक सर्टिफिकेट, सर जी मैं सर, जी बताऊं, सर। मैं एक सर्टिफिकेट ले लूंगा 29 फेब की, कि आपकी वहां की आउटस्टैंडिंग क्या थी। यस सर। वो कस्टमर का सेल्फ डिक्लेरेटरी के साथ साथ एक अकाउंट स्टेटमेंट हो कि हाँ इतना वहां का आउटस्टैंडिंग था। उस आउटस्टैंडिंग के बेस पे हम यहाँ से फ्रेश GCL सैंक्शन कर देंगे और वो GCL बंद करा देंगे। तो टेक ओवर में मुझे नहीं लग रहा है कोई इश्यूज है इसमें। राइट, राइट। अगर अगर कोई वहां वहां जो कोई इशू हो, तो मुझे लगता है सर कि ये इशू जो भी रिलेटेड बैंक, जिस भी पार्टिकुलर बैंक का है, एक बार उस पे बैठ के बात करने की जरूरत है उनसे। सर रिन्यूअल्स की क्या पोजीशन रहेगी? जो हम 6 महीने परफॉर्मेंस देखते हैं, रिन्यूअल के केस में क्या पोजीशन रहेगी? सर आज के डेट पे हाल ये है कि SBI में हम लोग जो Yes, sir. रिन्यूअल कर रहे हैं, MSME Yes, sir. का मैक्सिमम क्लाइंट जो छोटा क्लाइंट है, हम लोग टर्नओवर बेस्ड पे तो कर ही रहे हैं। और आपका जो इशारा है कि जब टर्नओवर ही नहीं है तो रिन्यूअल क्या करेंगे, या जो एस्टिमेट किया था उससे बहुत लोअर है वो। कोई बात नहीं सर। एक तरह से हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो 20-21 का फाइनेंशियल ईयर है वो 0 है। जी अगर सर। कुछ है, और मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताऊं कि हम लोगों ने इस दौरान किसी भी पार्टी का इसलिए नहीं लिमिट डाउन किया है कि आपका सेल्स डाउन हो गया है। हमने सबको टाइम दिया है कि आप टाइम लीजिए, क्योंकि ये ऐसा समय है Yes, sir. जिस समय में पुश करने की जरूरत है, पुल करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें MSMEs के साथ खड़े होने पड़ेंगे, Yes, sir. अदरवाइज एंड ऑफ द डे लूजर बैंकर्स होंगे।
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, आप अगर टेकअप कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। उज्जवल, कुछ सर क्वेश्चन क्वेश्चन देख कहाँ लीजिए। पे है? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैं दिखवा देता हूँ। प्लीज कॉन्टेक्ट द ब्रांच एससीबी एसबीआई। उज्जवल जी। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। सीए ब्रिज यादव नीचे तो कुछ और ही लिखा है, प्लीज कॉन्टेक्ट द ब्रांच। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। अरे नहीं, कोई कोई इशू नहीं, वो आपके फेटर्निटी के ओके ओके मेंबर ओके हैं ओके। आपके। क्वेश्चन नहीं है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ हिमांशु, आपको कोई क्वेश्चन है? हिमांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ हाँ हिमांशु। सर, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, एक तो आपसे पूछूं हाँ सर? जी जी जी। सर एक यस तो सर सर। ये एक से आपसे यह बात पूछनी थी कि जो हमारा बिल्कुल नया प्रोग्राम, जैसे आपने कहा कि जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो या जिसने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी हो, वो आराम से जाके लॉग इन करके बात कर। अब मान लीजिए कोई बिल्कुल नया नया क्लाइंट है, उन्होंने बिल्कुल अभी बिल्कुल नया पैन नंबर बनाया है और जीएसटी में आपको शायद पता ही होगा कि 40 लाख रुपए की टर्नओवर तक कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती जीएसटी में। तो और क्या नाम है, इनकम टैक्स में भी हम प्रैक्टिकली देखें 2.5 लाख रुपए से अगर उसकी इनकम नहीं है, उसे रिटर्न भी भरने की जरूरत नहीं होती है कोई भी। तो ऐसे क्लाइंट के लिए हमें कैसे, मतलब, और बहुत सारे छोटे छोटे क्लाइंट हैं, तो उनके सर लिए क्या सर जो क्या ये कर सकते हैं? हेलो सर, म्यूट आवाज नहीं हो आ गया, रही, आवाज हो गया। आवाज नहीं आ रही हैं, इनको की सर, आवाज नहीं आ रही। 2 4 5 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होएगी मेरे हिसाब से। तो हाँ जो जो नए हैं, एकदम ग्रीन फील्ड हैं, ग्रीन फील्ड अगर हम उसको बोलें, हाँ तो जो हाँ, बेसिक डाटाज जीएसटी कैसे पहले हो जाएगी, होएगी नहीं। तो हम बिल्कुल लोग नहीं होगी। उसके लिए हम लोग फोकस भी नहीं करेंगे। उनके लिए केवाईसी, अच्छा अच्छा। केवाईसी के अलावे काम क्या करने वाले हैं, क्या बेयर मिनिमम हम उनको लाइसेंसेस या कुछ स्टैट्यूटरी परमिशंस अगर कुछ हैं जिससे ये बताए कि हाँ ये काम कर रहे हैं, तो उस पे हम लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना उसके लिए। ठीक है। और सर ये जैसे कि ये जैसे आपने सर बड़े अच्छे से बताया कि ये जैसे सारी स्कीम्स बताई, तो अभी तो आप हमें बता रहे हैं, हमें थोड़ी याद रहेगी, लेकिन कई बार होता है रिवाइज कर लें, तो उसकी बुकलेट वगैरह आती है सर जिसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हो एमएसएमई के बारे में कि कैसे लोन होता है, कहाँ से ले, कोई डिटेल बुक आती है सर? सर मैं इसमें अनुज सर हैं फॉरम पे। अनुज सर के पास सबसे ज्यादा मटेरियल नहीं सर से होंगे। लिया था सर ने, एक यस छोटा सा मुझे फॉर्म दिया था, पर अभी मैं चाह रहा था जैसे कई बार से आपने इतनी बातें बताई कि ये लोन होता है या इंटरेस्ट को वेव ऑफ हो जाता है अगर कुछ स्कीम्स में जाएं, तो आज वो थोड़ा सा तो दिमाग में रहता है, लेकिन फिर हमारी याददाश्त थोड़ी मतलब सबकी इतनी नहीं होती कि सब चीजें हम याद रख सकें, तो एक बुकलेट होती है आप उससे कई बार सर सर तो वो देखिए, थोड़ी सी। क्रेडिट नहीं नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या बुकलेट अवेलेबल है, अगर कुछ होगा, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने एमएसएमई के लिए मेरे से कांटेक्ट किया था। आप पहले बिल्कुल आदमी थे जिन्होंने एमएसएमई के लिए हम लोग पहले से इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर कोई लिपलेट अगर मेरे पास है तो मैं चेक करवा कर सर आपके यहाँ भिजवा देता हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ थैंक यू जी, एक सर। क्वेश्चन हमारा भी था। यस शिवाजी, सर। जैसे आपने अभी कहा कि एक पन्ने की सिंपल सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है और उस पे भी लोन हो जाते हैं। हाँ क्या होता है कि हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देते हैं आपको, जो है उसके साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर एक सीएस का साइन भी चाहिए, हाँ सर्टिफाइड चाहिए, उसके बाद हाँ यूरिन भी चाहिए। यूरिन का भी कंसेप्ट है हमारा। यूरिन का हाँ कंसेप्ट है, यूरिन का कंसेप्ट जो मैं समझ पाया हूँ वो यही तो है ना कि हमारे द्वारा जो पेपर्स हैं जो सर्टिफाइड हैं वो बिल्कुल सही सर्टिफाइड हैं या नहीं, क्या उसी चार्टर अकाउंटेंट ने वो साइन किए हैं या वो फर्जी हैं। कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है बैंक के साथ कि वो यूरिन को जब चेक करते हैं तो यूरिन के अंदर का जो डाटा होता है वो उसके ऊपर जाते हैं, ना कि सर्टिफिकेट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं। हमने जो पेपर्स सर्टिफाई किए हैं आपको तो वो पेपर्स देखने हैं। यूरिन का मीनिंग तो सिर्फ ये है कि उस पेपर पे हमारे साइन ओरिजिनल हैं या नहीं। जनरली क्या होगा, हम कभी जब यूरिन जनरेट करते हैं तो कभी सर्टिफिकेट पे क्लिक हो जाता है या कहीं क्लिक हो जाता है,
तो आप लोगों को बैंकों के द्वारा ये क्वेरी बहुत आती है कि आपने कहाँ क्लिक कर दिया, कैसे कर दिया, ये तो मैच नहीं कर रहा। मैच सब कुछ कर रहा है, टर्नओवर बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। तो यूडीन का मतलब तो सिर्फ ये है कि हमने पेपर सर्टिफाई किए हैं या नहीं। सर जो यूडीन का जो मतलब हम लोग के पैरलेंस में है सर, बैंकर के पैरलेंस में, क्योंकि यूडीन जो है एक स्पेशल हम लोगों के लिए एक बूस्टर है, का ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारे पास यूडीन का डॉक्यूमेंट आ रहा है तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करने का। हाँ, उसमें क्या क्या चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या क्या क्या चीज हम देख रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है सर जिसका लैंग्वेज आपके हिसाब से अलग है और मुझे उतनी समझ नहीं है, हम उसका इन्फर नहीं कर पा रहे क्या रिपोर्ट में आया है। उसी में मैं सर ये कह रहा हूँ तो अगर ऐसा कुछ केस रहता, इसमें सर मैं ये एडिशन करना चाह रहा हूँ, हमने आपको पेपर सर्टिफाई करके दिए हैं, रिलायबल तो आप हमारे पेपर्स पे ही रहेंगे। हाँ, उस पेपर का हमने यूडीन जनरेट किया है, दैट मीन्स बिल्कुल सही है, वो यूडीन जनरेट हो गया, दैट इज ओके। लेकिन बाकी चीजों की जो वर्किंग है वो तो आप हमारे सर्टिफाइड पेपर के द्वारा ही लेंगे, ना कि यूडीन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यूडीन इज क्लैरिफिकेशन दैट कि हमने वो पेपर सर्टिफाई किए, एक चार्टर अकाउंटेंट ने किए हैं। सर हर एक चीजों पे तो यूडीन लगना ही नहीं चाहिए। जहां पे आप कुछ चीज, मतलब मेरा कहने का है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट 100 पेज का, वो कहां से आप यूडीन जनरेट करके दे देंगे? इसी में सर कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप हमसे ज्यादातर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और आप हम प्रोजेक्ट सीए का सर्टिफिकेशन लाइए और फिर उसका यूडीन लाइए। सर मैं इस मामले में आपको फिर एक बार और मैं बता रहा हूँ, एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर बैंक्स आई एम नॉट सच ए हमें जो प्रोजेक्शंस अगर आते हैं, प्रोजेक्शंस पे केबल और केबल पार्टनर या प्रोपराइटर या डायरेक्टर के मुहर चाहिए। इसके अलावे दैट इज बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हम चाहते हैं। इसके अलावे अगर कोई मांगता है कि एस्टिमेट और प्रोजेक्शन पे चार्टर साहब के साइन करा के लाओ, तो मुझे लग रहा है कि उस आदमी को क्रेडिट में कुछ काम करना नहीं चाहिए या करने का। लेकिन सर कई बैंक में तो बिल्कुल सही बात है सर, कई सारे बैंक तो क्लाइंट तो भड़का देते हैं कि तुम्हारे सीए नहीं कर रहे हैं और सीए तो बहुत कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से वो टाइप से कर देते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। बल्कि वो तो क्लाइंट से कहते हैं सीए बदल लो अपना, वो तो ऐसे कह देते हैं कई लोग, सीए बदल। हेलो, हाँ सर बताइए। मैं कह रहा हूँ वो लकीर के फकीर हैं जिनको कोई फर्जी सीए का भी मुहर बना करके मुहर मार दे, वो उसी को कहीं मान न ले। उनको पता ही नहीं है कि चार्टर का सर्टिफिकेट होता क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक बात है सर, थैंक यू वेरी मच प्रभात जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे पास थोड़ा सा समय जरा कम है, अमित जी हमारे पास इस समय, आप हमें कंटिन्यू करते रहेंगे, अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे लगातार। अमित जी जरा स्क्रीन ऑफ हो गई है। हमारे जो नेक्स्ट आज के जो सेशन के हमारे जो मेन हमारे स्पीकर्स महोदय हैं अनुज जी, हम उनको भी थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, और हमारे डीजीएम साहब भी आने वाले हैं। आप कंटिन्यू में हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं आगे को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू वेरी मच। आगे की मीटिंग कंटिन्यू करते हुए हमारे अनुज जी जो काफी देर से हमारा वेट कर रहे हैं और हम भी उनका वेट कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स उनको सुनने को तैयार है। सर थोड़ा सा वो हमको भी गाइड करें कि एमएसएमई में या डीआई इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है। आई वेलकम मिस्टर अनुज कुमार जी सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर हमारे बीच में प्रभात जी हैं, चीफ मैनेजर साहब एसबीआई। आपके द्वारा बहुत बार हमारे विभाग का नाम और मेरा नाम लिया गया है। जिस तरह से आपने चीजें बताई हैं उस तरह से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारे साथ में हमारे हिमांशु जी हैं, अमित जी हैं, विजय जी हैं, उज्जवल जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मुझे इस मीटिंग में बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो विभाग है ये एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से ये विभाग को जाना जाता है।
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आते गए, उसी तरह से जिला उद्योग केंद्र या DIC के जो रोल था MSME को प्रमोट करने का, वो भी उसी हिसाब से चेंज होता गया। शुरू में हमारे विभाग के माध्यम से न केवल अनेक प्रकार की सब्सिडीज, बल्कि रॉ मटेरियल भी इंडस्ट्रीज को उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें सीमेंट, आयरन, मोलासेस, कोल, सब प्रकार का रॉ मटेरियल हमारे विभाग के द्वारा ये दिया जाता था। उसके पश्चात धीरे धीरे जैसे ही हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आते गए, हम लोग ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते गए, तो DIC का जो रोल है वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का होता गया। चीजें इजी होती गई हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के क्लचेस हैं, उतने उतने उनको प्रयास किया गया कि उनको कमजोर किया जाए, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज एक अच्छे ढंग से फ्लोरिश कर सके। अभी मैं अगर बताना चाहूं कि हमारे विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं न केवल नई इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए चलाई जा रही हैं। मैं अपना जो भी विभाग की स्कीम्स हैं, उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ODOP के बारे में। जैसे हमारे चीफ मैनेजर साहब ने बताया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये हमारे विभाग की और स्टेट गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है। और इस स्कीम का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि भारत सरकार के द्वारा भी इस योजना को शुरू करने के संबंध में काम किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बेसिकली एक ये ऐसी योजना है जिसमें हम लोग जानते हैं कि हर प्रदेश के हर जिले में कोई ना कोई प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके नाम से उस जनपद को जाना जाता है, और उस क्षेत्र के या उस जनपद के, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं, वो सबसे ज्यादा उस सेक्टर में जुड़े हुए हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए उस डिस्ट्रिक्ट का उस प्रोडक्ट को उस आइडेंटिफाई किया गया। जैसे मुरादाबाद की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ मेटल आर्टवेयर को लिया गया है। मंडल के हमारे दूसरे जिले हैं, बिजनौर है, उसमें हमारे वुडन क्राफ्ट को लिया गया है। हमारे पड़ोस में रामपुर है, रामपुर में जरी जरदोजी को लिया गया है। संभल है, संभल में बोन हॉर्न को लिया गया है। अमरोहा है, अमरोहा में वहाँ की ढोलक बहुत फेमस है, तो वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और वहाँ एक नया प्रोडक्ट और ऐड कर दिया गया है, रेडीमेड गारमेंट्स। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। ODOP स्कीम इज बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ स्कीम्स। इसमें बहुत सारी स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो स्कीम है हमारी, वो है ODOP फाइनेंसिंग स्कीम। हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स, नई यूनिट्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई भी सेगमेंट जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम करते हों या वो इसके अंतर्गत काम करना चाहते हों, वह सभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कीम में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमारा जैसे डिपार्टमेंट है, बेसिकली MSME डिपार्टमेंट, ये कैटर करते थे सर्विस सेक्टर को और इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। लेकिन इस स्कीम में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग के साथ साथ ट्रेडिंग को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। ये पहली बार हुआ है कि किसी स्कीम में ट्रेडिंग को भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। सेकेंडली, इस स्कीम में देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द लोन। किसी भी लेवल तक जाकर के हम इस स्कीम में लोन अवेल कर सकते हैं। थर्डली, ये पूरी की पूरी इस स्कीम में किसी भी तरह का कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। एनी पर्सन एक्चुअली हु इज ओवर एंड अबव 18 इयर्स, वह सभी इस स्कीम के अंतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ये स्कीम बेसिकली हम कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग यूनिट में या नई यूनिट में कोई भी हम अपना नया प्रोजेक्ट यदि लगाना चाह रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ नए फाइनेंस की आवश्यकता है, तो हमारे विभाग की अपनी वेबसाइट है diupmsme.upsdc.gov.in। मैं रिपीट करूंगा, diupmsme.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी जो डिफरेंट स्कीम्स है उस पे आप सीधे सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, उसको फिलअप किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके उसको अपलोड कर दिया जाता है। ये एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच जाती है, हम इसको ऑनलाइन भी स्क्रूटनी करते हैं और कई बार इसमें इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाता है, और जो सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस को बैंकों को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। बैंकों के द्वारा इसमें लोन सैंक्शन और डिसबर्सल की कार्रवाई की जाती है। लोन सैंक्शन और डिसबर्स होने के बीच में एक 6 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों के लिए लगाया जाता है जो इस स्कीम में बेनिफिट ले रहे हैं। दैट इज बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पे कुछ होता है, कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में उसमें बताया जाता है। इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो ये है कि इस स्कीम में जो 25 लाख तक की अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 25% मार्जिन मनी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ओवर एंड अबव 25 अप टू 50 लाख, तो उस केस में हम 20% मार्जिन मनी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्सिडी आफ्टर 2 years, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। मिनिमम कैप पे 6.25 लाख एंड ऑल प्रोजेक्ट्स ओवर एंड अबव 50 लाख, उसमें हम 10% मार्जिन मनी विच कैन बी कॉल्ड एज सब्सिडी वो हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें मिनिमम कैप 10 लाख का है, तो अप टू इसका अपर कैप 20 लाख का, मींस अप टू 20 लाख सब्सिडी वी कैन प्रोवाइड अंडर दिस स्कीम। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम्स हैं एंड आपको जानकर खुशी होगी कि वी आर जस्ट सिटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त, हार्डली अभी इस फाइनेंशियल ईयर का ये 5th मंथ है एंड हमारे बैंकर्स इतने एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं, थैंक्स टू ऑल द बैंक्स, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे चीफ मैनेजर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने इसमें सैंक्शन किए हैं एंड वी आर अबाउट टू रीच टारगेट, मींस विद इन 5 months। और उसमें भी शुरू के 2-3 मंथ हमारे लॉकडाउन में थे, आप जानते ही हैं, उसके बावजूद भी अभी अगस्त के मंथ में भी हम लोग 90% टारगेट अपना मार्जिन मनी का अचीव कर चुके हैं। इससे ही ये हम लोग समझ सकते हैं कि इस स्कीम को हमारे एक्सपोर्टर्स बंधुओं ने, हमारे हस्तशिल्पियों ने, हमारे कारखानेदारों ने कितना इसको पसंद किया है और हमारे बैंकर्स ने कितना इसमें एक्टिवली काम किया है। तो बहुत अच्छी स्कीम्स है। मैं चाहूंगा कि और भी यदि जैसे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं सभी इंडस्ट्रीज के साथ में, एक्सपोर्टर्स के साथ में, और भी हमारे यदि एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रीज इसमें बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। इस वेबसाइट पर जाकर के दे कैन क्लिक, दे कैन सबमिट देयर एप्लीकेशंस एंड दे कैन अवेल द बेनिफिट्स। इस ओडीओपी का जो सेकंड हमारी स्कीम है दैट इज एमडीए स्कीम, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। हम लोग जानते हैं कि बेसिकली एक एमडीए स्कीम हमारे जो एक्सपोर्टर्स अभी तक अवेल करते रहे हैं दैट वाज मेंट फॉर ओनली एक्सपोर्टर्स। एमडीए स्कीम उसमें हमारे जो फॉरेन फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, उन फॉरेन फेयर्स में हम लोग बेनिफिट देते थे, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजते थे। उसमें हमें स्टॉल चार्जेस में 60%, मैक्सिमम 1 लाख रुपीस, और एयर फेयर में 50%, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते थे, मैक्सिमम 50,000 रुपीज। एट 1.5 लाख रुपीज हम एक एयर फेयर में सब्सिडी देते थे और एक साल में हम 3 फेयर्स को सब्सिडाइज करते थे हमारी एमडीए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्कीम में। हमारी जो ओडीओपी एमडीए स्कीम है ये बिल्कुल इससे अलग है। अभी तक ये स्कीम ऑफलाइन चल रही थी, लेकिन अब इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है
पोर्टल वही है हमारा diupmsme.upsdc.gov.in। इस स्कीम में वह सभी इंडस्ट्रीज, इधर दे आर मैन्युफैक्चरर, कारखानेदार, आर्टिजन्स और एक्सपोर्टर्स, सभी इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। पहली बात तो ये चेंज हुई, क्योंकि पुरानी स्कीम में ओनली एक्सपोर्टर्स वर बेनिफिटेड। इस स्कीम में दोज हु आर नॉट एक्सपोर्टर्स, जिनका इंडिजिनस सेल है, वो भी यूज कर सकते हैं इस स्कीम को। जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं, और एक्सपोर्टर्स तो यूज कर ही सकते हैं। थर्डली, इस स्कीम में न केवल हमारे जो फॉरेन फेयर्स थे वो कवर किए गए हैं, बल्कि हमारे जो डोमेस्टिक फेयर्स हैं और हमारे जो लोकल रीजनल फेयर्स हैं उनको भी इस स्कीम में जगह दी गई है। इस स्कीम में जो बेनिफिट्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा, कैटेगरी वाइज मैं बताऊंगा इसमें। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉरेन फेयर्स की। जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं या वुड बी एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, अभी उनका इंडिजिनस वर्क है लेकिन एक्सपोर्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं और फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, उस केस में उनको जो भी उनके स्टॉल चार्जेस होंगे, दोज स्टॉल चार्जेस आर टू बी पेड थ्रू चेक, through RTGS, NEFT or whatever the mode it is, but that should be routed through bank. उस स्टॉल चार्जेस का 75% मैक्सिमम 2 लाख हम इसमें रिम्बर्स करते हैं। सेकेंडली, टू फ्रो जो भी एयर फेयर होगा इकोनॉमी क्लास का, टू फ्रो उसका 75% मैक्सिमम 75,000 वी आर रिम्बर्सिंग। सेकेंड, थर्ड थिंग, जो हम अपने गुड्स ले जाते हैं डिस्प्ले करने के लिए, ये पहली बार पुरानी स्कीम्स में किसी में नहीं था, इसको इस बार लिया गया है कि जो हम अपने गुड्स ले जाएंगे डिस्प्ले करने के लिए, उस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी अप टू 75% हम लोग रिम्बर्स कर रहे हैं। इफ फेयर इज B2B, उस केस में हम उसको 25,000 तक का लिमिट, 75% और 25,000 whichever is lower। और अगर B2C फेयर है तो उस केस में अप टू 50,000, मैक्सिमम लिमिट इज 50,000 तक हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इसमें देते हैं। तो इस तरह से 2 लाख प्लस 75,000 प्लस अप टू 50,000 अप टू 3.25 लाख तक की सब्सिडी हम इसमें देते हैं, विच इज मोर देन 100%, मतलब two times, more than 2 times what we were getting in Export Promotion Bureau। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे जितने एक्सपोर्टर्स थे, हमने सभी एसोसिएशंस के साथ मीटिंग की, IIA के साथ मीटिंग की, हमने उद्योग बंधु लघु उद्योग भारती के साथ मीटिंग की हमने, और हमने एक्सपोर्ट एसोसिएशंस के साथ मीटिंग की, और ये स्कीम भी हाथों हाथ ली जा रही है एक्सपोर्टर्स के द्वारा, और एक्सपोर्टर्स सब इसमें अच्छे से आवेदन कर रहे हैं। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एक क्राइटेरिया है कि आपको जब आप फॉरेन फेयर से जिस मंथ में आप वापस आ जाएंगे, उस मंथ के विद इन 120 डेज यू विल हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन। बस इसमें एक ये क्राइटेरिया है कि 120 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन हमारे यहाँ सबमिट करा देनी है। उसको हम लोग अपने यहाँ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके हमारे पास बजट आता है और हम उनके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। सेकेंड, इसमें फेयर वो फेयर हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें हम लोग पहले हमारी जो स्कीम थी उसमें जो हमारे नेशनल फेयर्स होते थे, नेशनल फेयर्स में हम लोग स्टॉल चार्जेस का 75% मैक्सिमम 50,000 रुपीज स्टॉल चार्जेस में देते थे। बीच में हमने इंडस्ट्रीज के साथ बात की, उसमें ये निकल करके आया कि हमारी जो नेशनल फेयर्स हैं, नेशनल फेयर्स में भी कुछ फेयर्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उसमें उनके एक्सपेंसेस काफी होते हैं और फॉरेन बायर्स आते हैं, और दैट इज इक्विवेलेंट, दोज फेयर्स आर इक्विवेलेंट टू फॉरेन फेयर्स बेसिकली। जैसे हम लोग के फ्रैंकफर्ट वगैरह में होते हैं हमारे, बाकी चाइना फेयर जो है, उस तरह के जो फेयर्स हैं उस लेवल के वो फेयर्स होते हैं। तो हमने
यहाँ से रिकमेंड किया हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को और हमारे कमिश्नर डायरेक्टर इंडस्ट्री सर को, और पॉलिसी में इंटरवीन करके पॉलिसी में चेंजेस ला करके एक नई कैटेगरी एक जनरेट की गई, नेशनल फेयर्स, दोज नेशनल फेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल के फेयर्स हैं, उसमें भी हमारे फॉरेन फेयर्स के इक्विवेलेंट ही बेनिफिट देना शुरू कर दिया गया है। लाइक जैसे हमारा EPCH का जो फेयर होता है एक्सपो मार्ट नोएडा का, उसमें अभी तक हम मैक्सिमम 50,000 का ही स्टॉल चार्जेस में उनको रिबेट देते थे, लेकिन उसको भी अब बढ़ा दिया गया है और उसको 2 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से जो हमारे आर्टिजन्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी लोकल फेयर्स में बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसमें उनको जो भी उनके स्टॉल चार्जेस होते हैं उसका 75% प्लस आने जाने का उनका AC ट्रेन और AC बस का किराया, प्लस सामान लाने ले जाने के लिए भी जो भी ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंसेस आते हैं, अगर हमारा विद इन स्टेट है तो 7,500 हम रिम्बर्स करते हैं, और आउट ऑफ स्टेट है तो हम लोग उसमें 15,000 रुपीज रिम्बर्स करते हैं। तो ये हमारा मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, जिसमें हम अपने एक्सपोर्टर्स और हमारे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दे रहे हैं। इसमें एक कैटेगरी और जनरेट की गई है, जो हम लोग ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट जो हमारे पोर्टल्स हैं डिफरेंट, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या किसी और पे हम लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो उस पर भी अपने आप को रजिस्टर करने के लिए हम अप टू 10,000 रुपीज उसमें रिम्बर्स कर रहे हैं। तो हालांकि इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन फिर भी हमारे जो छोटे काम करने वाले लोग उज्जवल हैं, अपने आप को अनम्यूट करो। उज्जवल जी जी आपके फोन अगर डिस्टरबेंस होती है। हाँ सर। तो जो हमारे एक्सपोर्टर्स या हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो इसको बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड इसमें स्कीम जो है दैट इज कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम, CFC स्कीम। अभी तक एक मिनट मैं ये पूछना चाह रहा सर, आप अब ये एक्सपोर्टर्स के बारे में कह रहे थे, क्या इसमें सर हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस का भी रिएम्बर्स के लिए बात आई है कुछ? मैं भी बाद में बताऊंगा इसमें, वो भी अच्छा, है, अच्छा। कुछ चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो मेरे उसमें है, मैं और वो भी एक सर सैंपल, एक जो सैंपल आता है सैंपल के लिए रिएम्बर्स भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल वो भी मैं बताऊंगा। वो एक्चुअली वो ठीक सर। डिफरेंट स्कीम है, अभी मैं ठीक सिर्फ सर। आपको ODOP का स्कीम का ही बताया हूँ। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है ना। तो इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम भी है, जिसमें कोई भी 20 हमारे एक्सपोर्टर्स या इंडस्ट्रीज मिल करके एक ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज की मशीन्स लगा करके उसकी फैसिलिटीज हम लोग अपने आप भी अवेल करें और अपने बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं या और हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हम लोग यूजर चार्जेस के आधार पर उनको प्रोवाइड कराएं। तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्कीम है, जिसमें 90% गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, 10% जो हमारी स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है SPV वो बियर करती है, और उसमें लैंड कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है उनके 10%। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, और अगर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगता है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी वो इन्वेट करना चाहते हैं जो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और उसको लगाने में लोग हिचक रहे हैं, शुरू में उतना अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो 20 लोग मिलकर के एक सेक्शन 8 की कंपनी फॉर्म कर सकते हैं और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उसमें लगा सकते हैं, जिसमें 90% कंट्रीब्यूशन हमारा डिपार्टमेंट उनको देगा, 10% ही सिर्फ उनको लगाना पड़ेगा। तो ये ODOP की ये डिफरेंट 3 स्कीम्स हैं, और भी स्कीम्स हैं बेसिकली, लेकिन वो सब बेसिकली जो है हमारे जो ट्रेनिंग से संबंधित है, उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं उसमें डिटेल में जाना चाहूंगा। सेकंड जो हमारी स्कीम है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जो हमारा है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए चलाता है, जिसमें हमारी मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है और फ्रेट सब्सिडी स्कीम्स है। बहुत यहाँ के लिए अगर मैं देखूं तो पूरे स्टेट का मोर देन 50%, मतलब दिस इज सो वेरी गुड साइड ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट कि मोर देन 50% हमारा जिला पूरे स्टेट के बजट का अवेल करता है फ्रेट सब्सिडी में और मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग उतने जागरूक हैं और इतना हम लोग काम करते हैं,
सब्सिडी हमें तभी मिलती है जब उस लेवल पे जाकर के उतना काम करते हैं। तो ये हेड्स ऑफ टू हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इंडस्ट्री और हमारे सभी सीए जो उनको पूरा उनको पीछे से उनके सपोर्ट में रहते हैं। मार्केटिंग मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं आपकी। अमित जी अनम्यूट। अमित जी आपने अनम्यूट नहीं किया अभी, आप म्यूट है शायद। यू में कंटिन्यू सर, अमित जी नहीं सुन पा। हाँ हाँ जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं एक क्वेश्चन था सर मेरा, कैन यू हाँ हियर जी मी प्लीज सर? बताएं। हाँ 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 जी या मेरे पास आपका सर्कुलर है सर, एक हाँ जी सर्कुलर नंबर 4/2019/56। हाँ जी ये उसमें सर थोड़ा सा एक आपने कहा है विदेशी व्यापार मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग, इसमें कहा हाँ है जी स्टॉल चार्जेस का 75%, अधिकतम रुपये 2 लाख हाँ रुपए, जी और एक है हाँ जी उत्पादन स्थल से मेला स्थल तक विक्रय हेतु माल ले जाने के लिए वे का हाँ जी 75% B2B और हाँ जी B2C 50,000 रुपए। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है 50,000। जीएसटी के अंदर सर, हम लोग जो इंटरनेशनल फेयर करते हैं हम हाँ लोग जी वैश्विक नहीं ला सकते उसको, B2C नहीं है हमारा। हाँ जी वो हमारा मैं जान रहा हूँ। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है सर। एग्जैक्टली हमारा B2B फेयर होता है बेसिकली। मेरा इंटेंशन ये है कि हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि B2C में है और B2B में है, हाउ वी कैन इशू ए सर्टिफिकेट व्हेन इट कांट बी सोल्ड नहीं neither नहीं to देन to एग्जैक्टली buyer or neither to any customer. शायद नहीं उसके लिए बिल्कुल सैंपल बिल्कुल। वाला आ गया है सर, कंसेप्ट बताएंगे सर। हाँ जी बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं कि B2B फेयर यदि हमारा है तो किसी भी तरीके से उसमें हम B2C का सर्टिफिकेट देने के लिए तो ऑथराइज्ड ही नहीं है ना, और वो देना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल इवन ठीक है। है ना, अगर कोई इवन एक्सपोर्टर्स भी कहते हैं कि आप इसको B2C कर दीजिए, बिकॉज एवरीबडी नोज बेसिकली कोई भी हमारे फॉरेन फेयर्स हैं वो इतने पॉपुलर फेयर्स हैं कि हर कोई जानता है कि वो कौन से फेयर हैं, वेदर दे आर हमारा B2B जीएसटी के वेदर अंदर दे। सर आईजीएसटी जमा कराने के बाद हम लोग जा सकते हैं उसके लिए सैंपल लेने के लिए। फिर अच्छा हाँ जीएसटी की जी सिचुएशन ये है सर हाँ कि जी हाँ बिना जी आईजीएसटी जमा कराए हुए हाँ जी। एस्टिमेटेड हम लोग सैंपल भी नहीं ले सकते, और अच्छा सैंपल फिर सैंपल आके भी नहीं रिफंड ला देने पड़े। जी सर। अच्छा राइट ठीक ठीक। सेकेंडली जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि एमडी और फ्रेट, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस और फ्रेट स्कीम, फ्रेट सब्सिडी स्कीम बेसिकली। मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम ये जो हमारी चलती है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के माध्यम से चलती है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 तो है हमारी फॉरेन फेयर्स के लिए। फॉरेन फेयर्स के लिए जैसे मैं शुरू में भी बताया था कि इसमें हम लोग जो भी हमारे फॉरेन फेयर्स होते हैं जिसमें हमारे एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हम स्टॉल चार्जेस का 60% और एयर फेयर का 50%, मैक्सिमम 1 लाख और मैक्सिमम 50,000 मींस एट द मोस्ट 1.5 लाख रुपीस हम इस स्कीम में प्रोवाइड कराते हैं दोज एक्सपोर्टर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन फॉरेन फेयर्स। इसमें भी उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और एक साल में हम 3 फेयर्स इसमें सब्सिडाइज कर सकते हैं। ये फेयर बेसिकली कोई भी अवेल कर सकते हैं वेदर ओडीओपी और नॉन ओडीओपी, क्योंकि जो मैंने ओडीओपी में फेयर बताया था वो वही अवेल कर सकते हैं जो हमारे ओडीओपी के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर्स होंगे। लेकिन जो ये एमडीए स्कीम हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की है इसमें ऑल एक्सपोर्टर्स वेदर ओडीओपी और नॉन ओडीओपी सभी इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक उससे ये डिफर करता है। सेकेंडली है इसमें सैंपल। हम लोग हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं बेसिकली वो अपने सैंपल्स फ्री ट्रेड सैंपल्स ओनली वो भेजते हैं फॉरेन बायर्स को। उसमें जो भी कुरियर के एक्सपेंसेस आते हैं वो कुरियर एक्सपेंसेस का 75% मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर एनम ये हम उनको सब्सिडाइज करते हैं। लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ उन्हीं सैंपल्स के लिए होती है जो फ्री ट्रेड सैंपल्स होते हैं जिसका वो कोई चार्ज नहीं करते फ्रॉम बायर्स। ये सब्सिडी भी हम उसको उसमें देते हैं। थर्ड
कैटलॉग्स और वेबसाइट जो हमारे एक्सपोर्टर्स डेवलप कराते हैं, उन कैटलॉग्स और वेबसाइट डेवलप कराने के लिए भी हम सब्सिडी ग्रांट करते हैं, जो कि 50,000 रुपीज तक हम उसको ग्रांट कर देते हैं। इसी तरह से ISO सर्टिफिकेशन के लिए भी हम लोग सब्सिडी इस स्कीम में प्रोवाइड कराते हैं। तो MDA में हमारी एक तो फॉरेन फेयर हो गया, दूसरा सैंपल हो गया, तीसरा हमारा ISO सर्टिफिकेशन हो गया, और चौथा हमारा कैटलॉग्स और वेबसाइट डेवलप कराने के लिए। वो 4 स्कीम्स हैं जिसमें हम बेनिफिट दे सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज फ्रेट सब्सिडी स्कीम। फ्रेट सब्सिडी स्कीम जो हमारी है, इसमें हमारे, क्योंकि वी आर लैंड लॉर्ड स्टेट बेसिकली, हम लोग एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर हैं एज कंपेयर टू दोज स्टेट्स जो हमारे सी पोर्ट जिनके पास में है, लाइक हमारा महाराष्ट्र हो गया, हमारा गुजरात हो गया, तमिलनाडु, केरला। तो ये सभी स्टेट्स ऐसे हैं, या वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपने पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स होने का उनको फायदा ये होता है कि लैंड से लेकर के पोर्ट तक का जो एडिशनल हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ये कॉस्ट उन एक्सपोर्टर्स को बियर नहीं करनी पड़ती जो उन स्टेट्स में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो इस डिसएडवांटेज को देखते हुए एक हेल्पिंग हैंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है फ्रेट सब्सिडी स्कीम के रूप में, जिसमें जो भी हमारे कंटेनर्स मूव करते हैं, उन कंटेनर्स पर 25% जो भी उनके फ्रेट चार्जेस होते हैं, जस्ट फ्रेट चार्जेस का 25%, मैक्सिमम 6,000 रुपीज फॉर 20 फीट कंटेनर एंड 12,000 रुपीज फॉर 40 फीट कंटेनर। 6,000 फॉर 20 फीट एंड 12,000 फॉर 40 फीट कंटेनर। तो ये 12 लाख रुपीज पर यूनिट इन अ ईयर हम लोग ये सब्सिडी, फ्रेट सब्सिडी के रूप में एक इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अच्छी खासी सब्सिडी अमाउंट होता है 12 लाख रुपीस, और हमारे यहाँ काफी इंडस्ट्रीज हैं जो इस अपर लिमिट में भी जाकर के उसको बेनिफिट्स ले रही हैं, हाँ, अवेल कर रही हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए बेसिकली हमने यहाँ से रिकमेंड किया है कि पहली बात, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ रहे हैं हर साल, तो इस अमाउंट को भी बढ़ाया जाए। जो हमारा 6,000 12,000 का अमाउंट है, इसको हमने 20,000 10,000 और 20,000 यहाँ से रिकमेंड किया हुआ है। सेकेंडली, जो अपर कैप है 12 लाख का, वो भी हमने वेव ऑफ करने के लिए उसको रिकमेंड किया हुआ है। आई थिंक थिंग्स आर मूविंग, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोगों को इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारी फ्रेट सब्सिडी स्कीम है। ये भी स्कीम ऑनलाइन है, हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर के हम लोग इस चीज को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 2 साल की हमारे पास पेंडेंसी थी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आज की डेट में हम बैठे हैं, एंड आई एम हैप्पी टू से कि अब मेरे पास में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आज की डेट में पेंडिंग नहीं है जो जिसकी BRC हमारे पास आ गई हो और उसकी हमने क्लेम को फाइल करके फाइनली डिस्पोजल ना कर दिया हो। अब ये जरूर है कि कुछ फाइनेंशियल ऊपर से हमारे फाइनेंस की थोड़ी सी इस टाइम पे थोड़ी सी कमी है, फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से उतना पोर्शन अभी हम लोग को नहीं मिल पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट से भी कि हम लोग एक साथ उनको ये डिसबर्स कर सके। लेकिन सैंक्शन हमारा 100% हो चुका है, अब हमारे पास कोई पेंडेंसी नहीं है। आप लोग के माध्यम से मैं सभी एक्सपोर्टर्स को ये मैसेज कम्युनिकेट करवाना चाहूंगा। एक तो ये कि हमारी जो क्लेम होते हैं फ्रेट सब्सिडी के, उसमें एक लिमिट है 180 डेज। जब हमारा कंटेनर यहाँ से शिप हो जाए तो शिपमेंट डेट के विद इन 180 डेज हमें अपना क्लेम फाइल कर लेना है। वी नीड नॉट टू वेट फॉर अ ईयर कि नहीं हम पूरा साल खत्म हो जाएगा तो तभी हम लोग क्लेम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि काफी हमारे एक्सपोर्टर्स इससे बेनिफिट से रह जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो विद इन 180 डेज क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज को मैं आपके माध्यम से उनको एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि विद इन 180 डेज वो अपना क्लेम फाइल कर लें, चाहे साल में 4 बार उनको क्लेम फाइल करना पड़ जाए, लेकिन क्योंकि क्लेम विद इन टाइम फाइल करेंगे तो वी कैन हेल्प देम। अदरवाइज जो टाइम बार हो जाएगा तो फाइनेंशियल मैटर है, व्हेन वी कैन नॉट गो बियॉन्ड आवर रिस्ट्रिक्शंस।
तो इस चीज को थोड़ा सा देख लें, विद इन टाइम उसको फाइल कर दें। और फाइल करने के बाद अक्सर ये होता है कि बीआरसी जो होती है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो टाइमली नहीं दिया जाता हमारे। अभी भी मैं अगर बात करूं 2018-19 की, हमारे पास 43 एप्लीकेशंस पड़ी हैं। जो 43 एप्लीकेशंस में अभी तक हमारे एक्सपोर्टर्स ने बीआरसी नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उनको जरूर गाइड कीजिए कि बीआरसी टाइम से हमारे यहाँ दे दें, तो हम उनको प्रोसेस कर देंगे, जिससे कि उनके बेनिफिट्स उनको तुरंत पास ऑन हो जाए। तो ये स्कीम भी है, इसमें भी हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन। बहुत हमारी इंडस्ट्रीज हैं, लगी हैं, जो इस स्कीम में एलिजिबल भी हैं, लेकिन उसका बेनिफिट अभी हमारी इंडस्ट्रीज ने नहीं उठाया है। मैं आज जब यहाँ पर ज्वाइन किया था 2019 में, तो जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, मैंने सभी को बताया था कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज 2004 फरवरी 2004 के बाद जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगी हुई है, वो ऑपरेशनल फरवरी 2004 के बाद हुई है, उन सभी इंडस्ट्रीज को 10 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेसिकली अगर 7.5% ऑफ टोटल बिल होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, अगर हमारी एक महीने का बिल 1 लाख रुपया है, तो उसमें समझिए कि 7,500 रुपीज उस मंथ में हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए 1 लाख रुपए में एक महीने में ही हमें 7,500 रुपया का बेनिफिट हो जा रहा है। साल भर का हम लोग लेके चलें तो लगभग 85-90 लाख रुपया हम लोग को उसमें मिल रहा है। और अगर 10 साल की बात करें तो 9 लाख रुपया हम लोग उसमें छूट ले सकते हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि अगर हमने पूर्व में बेनिफिट नहीं लिया तो अब नहीं ले सकते। वो यूनिट जो 2004 के बाद लगी हैं, अभी तक भी इफ दे हैव नॉट येट अवेल द बेनिफिट, तो वो अभी भी बेनिफिट ले सकती हैं इस स्कीम में। उन्होंने जो अपना बिल पे किया है, उस बिल में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे की है, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उनके अगले 10 साल के अपने अगले जो आने वाले बिल होंगे, 10 साल की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी, उनके आने वाले बिल में वो एडजस्ट कर दी जाएगी। मतलब उनको सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो आने वाले जो बिल होंगे उसमें उतना पैसा उनका डिडक्ट हो जाएगा। तो एक उनको एक अच्छा बेनिफिट ये पास ऑन हो सकता है। हमारे यहाँ तो मैं इंडस्ट्रीज देख रहा था कि एक महीने का उनको 8-8, 10-10 लाख रुपया का भी बिल आ रहा है। तो एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट उन लोग को इसमें मिल सकता है, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से ये चीज उन तक अगर पहुंचेगी। नेक्स्ट है हमारी स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन। हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी अगर नई इंडस्ट्री लगनी है तो नई इंडस्ट्री के लिए जितने हमारे फाइनेंस की जरूरत होती है, फाइनेंस के साथ साथ हमें हमारे एक लैंड की भी जरूरत पड़ती है। लैंड जो हम परचेज करते हैं बेसिकली, उस पे हम लोगों को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जो भी नई यूनिट्स लग रही हैं, उन नई यूनिट्स पर हम 75% स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्ट कर देते हैं, अगर वो नई यूनिट विद इन 5 ईयर्स लैंड रजिस्टर होने की लग जाती है। उसमें उनको कुछ नहीं करना होता, सिंपली एक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है और एक एप्लीकेशन फॉर्म 4 पेज का है वो हम, और एक एग्रीमेंट, और जितना एग्जेम्पशन उनको बैंक स्टैम्प ड्यूटी, किसी की 10 लाख रुपया का स्टैंप उनको लग रहा है, तो उसमें 75% 7.5 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपीज स्टैम्प ड्यूटी पे करके ही उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। 7.5 लाख का वो सिर्फ हमारे यहाँ एक बैंक गारंटी एक दे देंगे। वो इसलिए डिपार्टमेंट रखता है कि इनकेस वो डिफॉल्ट करते हैं, विद इन 5 ईयर्स उनका इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो पाता, तो वो भी हम 5 ईयर्स के बाद उसको एडजस्ट करते हैं। मतलब 5 ईयर्स का फिर भी उनको टाइम पीरियड मिल रहा है, और ना उसके ऊपर कोई ब्याज लिया जा रहा है 5 साल तक, कि आपने 5 साल तक स्टैंप नहीं दिया, उसके बावजूद भी उनके ऊपर ना तो कोई पेनल्टी लगती है, ना उनके ऊपर कोई एडिशनल इंटरेस्ट का उनके ऊपर बर्डन दिया जाता है। जो भी उनकी बैंक गारंटी होती है, सिर्फ उसको हम लोग लिक्विडेट कर लेते हैं और उसको अपना पैसा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन की भी, जिसमें हमारे इंडस्ट्रीज
आगे आकर के बेनिफिट ले सकती हैं। इसमें थोड़ी सी पीछे हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, हमारे चीफ मैनेजर साहब बता रहे थे पोल्यूशन और ये सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एक दिक्कत हमेशा बनी रहती है हमारे ओडीओपी सेक्टर में। उसका बेसिक सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज ने कभी एमडीए से लड़ाई लड़ी ही नहीं। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए जिन एरियाज को हम जिन एरियाज में लैंड यूज हम इंडस्ट्रियल लैंड यूज में कन्वर्ट करा करके उस लैंड यूज को, और वहां पर हम अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकते। मतलब आई वाज शॉक्ड, मैं जब यहाँ पर आया था मैं लिटरली शॉक्ड हुआ था कि ये देख करके कि हम लोग, हमारे पास इंडस्ट्रियल बेल्ट है कहाँ कहाँ। हमारे पास इंडस्ट्रियल, मैं अगर डिपार्टमेंट की बात करूं तो इंडस्ट्रियल स्टेट हरथला, छोटा सा इंडस्ट्रियल स्टेट है हरथला, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में है। दूसरा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड पगवाड़ा डींगरपुर में है, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में है। या हमारे पास कुछ एरिया लाकड़ी फाजलपुर जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में है। बाकी मेजर चंक हमारा जो है वो नॉन इंडस्ट्रियल में है। कुछ एरिया R2 श्रेणी में है जो हमारा R2 जोन में है। R2 जोन में भी हमारी बहुत सारी यूनिट्स लगी हैं जिनको अब हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एनओसीज नहीं दी जा रही। तो ये एक इतना बड़ा ड्रॉबैक हम लोगों के लिए है जिससे हमारे इस सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं यहाँ पर जब सभी इंडस्ट्रीज के साथ मिला बैठा तो मैंने कहा जो हमारा 2021 का मास्टर प्लान आया था, उस मास्टर प्लान को जब बनाया गया था तो उसमें हम लोगों की पूरी से रहनी चाहिए थी। जो भी हमारे एडजॉइनिंग एरियाज हैं, हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के एडजॉइनिंग जितने भी एरियाज हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं उन एरियाज को, चाहे हमारा वो 0 पॉइंट से लेकर के हम अंदर आते हैं, चाहे हमारा रामपुर रोड की तरफ से आते हैं, चाहे हमारे कांठ रोड की तरफ से आते हैं, स्ट्रेटेजिकली हम लोगों को उन एरियाज का लैंड यूज जो है इंडस्ट्रियल रखवाना चाहिए था, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को पास के एरियाज में फ्लॉरिश कर सकें। हमारा जो जनपद है बेसिकली ये जनपद ही पीतल नगरी है, ब्रास सिटी हम लोग उसको कहते हैं। और ब्रास के सिवाय मतलब ये मान के हम लोग, ये लिटरली ये चीज है कि अगर यहाँ पर मेटल वर्क नहीं है तो ये डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है। और इस सेगमेंट को अगर हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई तवज्जो उस टाइम पे नहीं दी तो इट्स स्टिल नॉट टू लेट। बेसिकली अभी हमारा 2021-2031 का जो मास्टर प्लान आ रहा है, मैंने ये सबसे कहा है कि उसमें हम लोग पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो हमारी अच्छे लैंड बैंक्स हैं उनको हम इंडस्ट्रियल घोषित कराएं। उसका जो लैंड यूज है उसको हम इंडस्ट्रीज में लाएं, जिससे जो हमारी ये समस्याएं हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और अन्य डिपार्टमेंट्स की, वो समस्याएं हमारे वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। हम लोग मिल करके अगर इसमें एमडीए के साथ बैठ करके इस चीज को टेक अप करेंगे तो हम लोग किसी भी तरह की कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई अन्य डिपार्टमेंट, हम लोग को कभी किसी तरह की कोई परेशानी उससे नहीं होगी। सेकेंडली, इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है। बहुत जल्दी ही एक शासनादेश हम लोग के बीच में रहेगा जिसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज, नई लगने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनको अभी हम लोग अगर देखें निवेश मित्रा पोर्टल, हम लोग जानते हैं निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से हम डिफरेंट तरह की अपनी एनओसीज जो भी हैं, लाइसेंसेज, एनओसीज, मैप्स अप्रूवल, सब उससे हम लोग लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, पावर लोड वगैरह सब निवेश मित्रा से सभी लिंक्ड है। तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, जाके अपनी अगर हमें इंडस्ट्री एक लगानी है तो पता चला हमें एक जीएसटी में भी जाना पड़ेगा, हमें फायर का एनओसी लेना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी लेना पड़ेगा, हमें लेबर एक्ट में जाना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री एक्ट में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमें जाना पड़ेगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। मतलब हम लोग एक कोई उद्योग लगा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अच्छा खासा टाइम हम लोग का इन्हीं एनओसीज और लाइसेंस को लेने में लग जाता है।
और जब तक हम वो लेते हैं तब तक एक हमारा अच्छा टाइम पीरियड निकल जाता है काफी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी, अभी पॉलिसी इंटरवेंशन एक बहुत अच्छा हुआ है जो बहुत ही जल्दी हम लोग के बीच में आने वाला है। कैबिनेट में ये चीज अप्रूव हो चुकी है कि कोई भी जो हमारी इंडस्ट्रीज लगेगी उस इंडस्ट्री को 3 साल तक किसी भी तरह की कोई एनओसी वगैरह के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली एक उनको एक कमिटमेंट लेटर एक देना होगा कि विद इन 3 इयर्स जो भी हमारे लिए नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को हम फुलफिल कर लेंगे, और नॉर्म्स को फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी होगी। वो नॉर्म्स यदि फुलफिल नहीं करते हैं तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ जो एक्शन चाहे वो ले सकता है। वो एक अंडरटेकिंग वो हमें सबमिट करेंगे और हम उनको विद इन 3 डेज अप्रूवल दे देंगे सभी डिपार्टमेंट्स का कि आप सभी डिपार्टमेंट्स में विद इन 3 इयर्स अपना करिए और अपना काम शुरू करके अपना प्रोडक्शन करिए, काम शुरू करिए। और उसी बीच में आप जो भी आपके नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए अपने विद इन 3 इयर्स आपके जो जो भी कंसेंट्स हैं, पोल्यूशन की एनओसीज हैं, फायर की एनओसीज हैं, वगैरह वगैरह जो भी है वो विद इन 3 इयर्स आप ले लीजिए। तो वो अपना टाइम विद इन टाइम फ्रेम में अपना काम शुरू कर लेंगे और किसी तरह के हर्डल्स उनको नहीं आएंगे किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये पहली बार हमारे देश के किसी प्रदेश ने इस तरह का ये इंसेंटिव लिया है, इस तरह का इतना बोल्ड स्टेप लिया है। तो मतलब ये मान के चलिए कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को आने वाले दिनों में मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ छोटी छोटी स्कीम्स हैं। हमारे पास में बहुत छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। छोटी छोटी स्कीम्स है, 25 लाख तक की स्कीम्स है बेसिकली। मैं बात करूंगा हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है दूसरी MYSY जिसको हम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बोलते हैं। इस योजना में भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जैसे मैंने अपना वेबसाइट बताया था diupmsme.upsdc.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के 25 लाख तक के ऋण के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ही हमें इसमें लोन देते हैं। इसमें हम सीधे 25% की सब्सिडी बैंकों को उपलब्ध करा देते हैं। इसमें हमारे जो एप्लीकेंट हैं वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 25 लाख तक की और सर्विस सेक्टर की यूनिट 10 लाख तक की लगा सकते हैं बैंक से लोन लेकर के। और उनकी एज 18, क्योंकि ये युवा स्वरोजगार है तो 18 से 40 इयर्स तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास। तो इसमें ये एक अच्छा बेनिफिट 25% का, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी कैटेगरी के लोग हो, 25% का बेनिफिट वो सीधे सीधे सब्सिडी के रूप में इसमें ले सकते हैं। बेसिकली देखिए जो सब्सिडी होती है वो उसका एक मकसद यही होता है कि शुरू में जब हम लोग अपना कोई काम करते हैं, काम करने में हम लोगों को शुरू में जो दिक्कत आती है, जैसे जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में ऑब्वियस होता है कि दिक्कतें कुछ ज्यादा रहती हैं। उस हम लोग अपने फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, मार्केटिंग में दिक्कत आती है, प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आती है, उसी वजह से हमारे फाइनेंशियल जो सेक्टर्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं हमारे। तो इन सब चीजों में हमारे जो भावी उद्यमी हैं, जो कोई अपना छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उनको कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आए, तो ये एक उनको बस एक उनका हैंड होल्डिंग है हमारी तरफ से। इट्स नॉट अ सब्सिडी, मैं सब्सिडी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा एक हैंड होल्डिंग है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि हम उनको अगर वो कहीं फंसते हैं फाइनेंशियल क्रंच में तो हम उससे उनको निकाल सकते हैं इस सब्सिडी के माध्यम से या इस हैंड होल्डिंग के माध्यम से। सिर्फ इसका सब्सिडी का यही मोटो होता है बेसिकली। तो MYSY स्कीम में हमारी बहुत अच्छी स्कीम है और उसमें अच्छे खासे सब्सिडीज हमारे पास काफी उपलब्ध है। ये मान के चलिए लगभग 2-2.5 करोड़ की सब्सिडी हमें पर ईयर इसमें मिलती है। तो उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स आना चाहें वो दे आर मोस्ट वेलकम, बेसिकली हम उसमें एंटरटेन कर लेंगे। तीसरी स्कीम है फाइनेंस वाली, हमारी है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये PMEGP ई पोर्टल पूरी ऑनलाइन पोर्टल है। ये भी राइट फ्रॉम एप्लीकेशन अप्लाई करने से लेकर के सब्सिडी तक सब ऑनलाइन है, पुरानी स्कीम्स के जैसे ही। इसमें भी हम 25 लाख तक का इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 10 लाख तक का सर्विस सेक्टर के लिए हम लोग बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। और इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, एनी पर्सन एक्चुअली वो इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं।
इस स्कीम में जो सब्सिडी है इट रेंजेस फ्रॉम 15% टू 35%। रूरल एरिया में अगर हम इंडस्ट्री या लगाते हैं तो वहां पर 25% फॉर जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी, जिसमें हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाएं, फिजिकली चैलेंज्ड और एक्स सर्विसमैन है, उनको 35% सब्सिडी है। अदर जो भी हमारे हुए उनको 25% सब्सिडी है। और अर्बन एरिया में ये 15% और 25%। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हमारी जो रूरल इंडस्ट्रीज जो लग रही हैं, उन रूरल इंडस्ट्रीज में PMEGP में अगर वो बेनिफिट लेते हैं तो ये तो हम लोग दे ही रहे हैं उनको 15%, 25% या 35% सब्सिडी। इन एडिशन टू दीज जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होगा उसका 50% इंटरेस्ट रेट भी उनका एग्जम्प्ट किया जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से अगर किसी को 35% मीन्स 1/3 तो ऑलमोस्ट उनको पे ही नहीं करना, और जो पे भी करेंगे उसमें भी 50% उनको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना। तो नथिंग बेटर देन दैट। इससे बढ़िया कोई स्कीम हो नहीं सकती अपना कोई नया वेंचर शुरू करने के लिए। तो मैं तो आप लोग के माध्यम से चाहूंगा कि अधिक से अधिक इसमें हमारे नए एंटरप्राइजेस इसमें निकल के आए और इस स्कीम का बेनिफिट लें। इसके अलावा भी और स्कीम है, जैसे हमारे चीफ मैनेजर साहब बता रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग में भी हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। होटल इंडस्ट्रीज के लिए टूरिज्म की बहुत सारी हमारे स्कीम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी आई है 2017 में, हमारी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई थी, जिसमें हमारे जो नए इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें छोटे से लेकर के मेगा सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स तक थे, उन प्रोजेक्ट्स में भी बहुत तरह के उसमें इंसेंटिव्स हैं। हम लोग स्टैम्प ड्यूटी कह दें या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कह दें या EPF एग्जेम्पशन, या इसके साथ में जो बड़ी जो लोन अवेल कर रहे हैं कैपिटल लगाने के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस पे भी 5% इंटरेस्ट रिम्बर्समेंट है। और 5 साल के लिए उनको GST एग्जम्पशन, स्टेट GST एग्जम्पशन भी है। तो इस तरह के अनेक बेनिफिट्स भी हैं हमारे। जो बड़े प्रोजेक्ट्स अगर कोई लगाना चाहता है तो वो भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत तरह के बेनिफिट है उसमें भी। जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का 90% अमाउंट हम डिफरेंट सेगमेंट में, चाहे वो स्टेट GST के एग्जम्पशन के फॉर्म में हो, चाहे वो 5% या 7.5% हमारे इंटरेस्ट रेट रिम्बर्समेंट में हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी या स्टैम्प ड्यूटी में हो, तो डिफरेंट बेनिफिट्स हम अप टू द लेवल ऑफ 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू, वो हम लोग उसमें ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की ओर से जितनी अच्छी स्कीम्स अभी चलाई जा रही है, आई हैव नेवर सीन सच टाइप्स ऑफ स्कीम बिफोर। मतलब सही मायने में जितनी अच्छी स्कीम्स और जितनी अच्छी पॉलिसीज अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, नेवर सीन, नेवर हर्ड ऑफ। तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, आप लोग के माध्यम से पहुंचे सभी को बेनिफिट। और हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो सपना है, हमारे PM सर का, हमारे CM सर का और हम सभी का, मैं PM सर का ही नहीं बल्कि हम सबका सपना है ये, इसको हम लोग, मुझे उम्मीद है कि हम लोग जरूर पूरा करेंगे आप सभी के सहयोग से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बढ़िया डेलिब्रेशन। हम लोग रियली इनलाइटेड हुए हैं आपके साथ बैठ के, और हम लोगों के वाकई में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग रियली आपसे टच में रखें अपने आप को, जिससे कि रियली डेवलप इंडिया तैयार हो सके। और आवाज नहीं आ रही विजय भाई? आ रही है भैया, सब सही है। मैं हम लोग की आवाज नहीं आ रही। हिमांशु जी आवाज आ रही है आपको? हिमांशु जी नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। आज मैं कहूंगा जरूर कि साहब हम लोगों के पास दो ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हमारे लिए एक जिन्होंने हम लोग के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं, और हम लोग रियली मिस करते अगर हम लोग ये अटेंड नहीं करते। मेरा नाम आ गया, आ गया आपका नाम। ये यार होस्ट से बोलो कि वो आवाज के लिए कुछ करे, कैसे करें? की आवाज सर की आवाज कैसे आए? ये भी है पैनलिस्ट।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, ऑडिबल है। सर की नहीं आ रही, सर की नहीं आ रही। हाँ तो सर अब नहीं बोल रहे हैं ना, तो अमित जी बोल रहे हैं। डेलीगेशन अपना अपना एंड किया हुआ है। हाँ, मेरा एंड हो चुका है। राइट या सर, राइट। हाँ मैं जी, हम thank you। लोग मुरादाबाद ब्रांच की तरफ से ओके, आपका मेरी आवाज आई थी बस। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम लोगों को जो आपने ज्ञान और ये आपका जो वेबसाइट दी है, इसकी हम स्टडी करते हैं, लगातार स्टडी करेंगे, जिससे कि हमारे जो क्लाइंट हैं रियली बेनिफिशियल हों। और उज्जवल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द कहेंगे। हाँ, उज्जवल गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा। साथ साथ डीजीएम साहब हमारे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी कुछ रियली ऑक्यूपेशंस हैं आज बहुत सीरियस, तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक बार हम लोग ज़रूर सुनेंगे, और वेरी रिसेंटली हम लोग ज्वाइन करेंगे उनको और उनको तकलीफ देंगे। मैं उज्जवल गुप्ता से कोशिश करूँगा कि वो ज्वाइन करें और थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। थैंक यू उज्जवल। बैठे हो तो इस काम के लिए। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू प्रभात सर। प्रभात सर ऑनलाइन है? यस यस। हाँ बिल्कुल। थैंक यू प्रभात सर, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी पता लगी कि क्या क्या चीज़ें बैंकों को गाइडलाइंस मिली हुई हैं और क्या क्या नहीं मिली हुई हैं, वरना पता नहीं लग पाता है। सर मैं राजेंद्र अनुज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतनी स्कीम्स के बारे में बताया। लेकिन यहाँ पे मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि सर इतनी सारी स्कीम्स हैं आपने बताया, लेकिन परेशानी इस पॉइंट पे आती है कि आम आदमी को इतनी स्कीम्स के बारे में नॉलेज ही नहीं हो पाती कि इतनी स्कीम्स एग्जिस्ट भी कर रही हैं और उनका फ़ायदा कैसे कैसे लिया जाना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट पे अच्छी अच्छी स्कीम्स आ जाती हैं, लेकिन उनका सर एडवर्टीजमेंट प्रॉपर आई डोंट थिंक इतना हो पा रहा है कि लोगों को जानकारी हो पाए। तो मैं अनुज जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इस पॉइंट पे कुछ काम किया जाए, ताकि स्कीम्स के बारे में लोगों को बेहतर जानकारी हो पाए कि कैसे कैसे नई नई स्कीम्स आ रही हैं, कब कब आ रही हैं, उनका फ़ायदा कैसे कैसे उठाया जाए। बाकी सर बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करी है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अनुज जी और प्रभात जी का। थैंक यू विजय जी, हमको इस मीटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए, इस मीटिंग को अटेंड कराने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू उज्जवल। मैं यही कहना चाहूँगा उज्जवल जी, आपका जो सुझाव है वो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। आज की जो मीटिंग है वो इसी वजह से तो है ना। आज सर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो हम जो है अपने क्लाइंट्स और सर के बीच में हम क्या है कड़ी है, जैसे प्रभात जी ने कहा था। तो हम तो इतने कैपेबल है ना कि हल्की सी बात बताने में काफी कुछ गैदर कर लेते हैं और हम इसको अब आगे डिलीवर करेंगे। तो इसी प्रयास में ही तो हमने ये मीटिंग रखी है। सर ने आज हमें जो स्कीम्स बताई वो हमने फौरन कैप्चर कर ली, अब हम आगे इसको डिलीवर करेंगे। जो आई सर से पर्सनली बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे जो है अपने जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती हैं वो जनरल पब्लिक को हर एक को नहीं बताई जा सकती, वो कोई ना कोई वाया मीडिया होता है। तो शायद हम लोग इस स्कीम में वाया मीडिया है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। तो जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोग के माध्यम से ये स्कीम सब तक पहुंचेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग जितने भी बेनिफिट्स अपने इंडस्ट्रीज को पास ऑन कर सकते हैं आपके माध्यम से, वो पास ऑन किया जाएगा, ये मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे शायद मुझे अमित जी हमें लगता है कि ये हमारे हिमांशु जी शायद चले गए हैं। हिमांशु जी दो शब्द कहना चाह रहे थे, अगर स्क्रीन पे आए तो ठीक है, वरना मीटिंग को आप कंक्लूड कर सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स और पैनलिस्ट का धन्यवाद देता हूं, और हम लगातार आपके टच में रहेंगे, और जिससे कि हम लोग और भी इसमें क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम लेते सकें। रियली अनुज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनलकी हम रहे कि डीजीएम साहब से हमारी एक वेबिनार नहीं हो पाई, वो बिजी ऑक्यूपेशन थी उनकी। हम लगातार आपके टच में रहेंगे, और इसके साथ साथ धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूंगा, और भी कल भी हमारी एक वेबिनार है, आपको बताइए, कल शाम को 4 से 6 और टीडीएस और टीसीएस के टॉपिक पर है, तो प्लीज उसको भी सब ज्वाइन कीजिएगा। आप तो करेंगे ही करेंगे, अपने और बाकी अदर्स मेंबर्स को भी बताइएगा, फ्रूटफुल रहेगी हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।